की कोशिश की कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को आगे बढ़ाते हैं कि लाइव जो मार्केट होती है, मार्केट का मतलब जो चार्ट, ठीक है, जो लाइव कैंडल चल रही होती है, उसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कैसे बनाते हैं। क्योंकि हमने तो उनकी वजह से फिर ट्रेड करनी होती है ना, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की वजह से हम ट्रेड कैसे करते हैं, हमें कब पता चलेगा कि अब बाय की ट्रेड यहाँ से लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, सेल की ट्रेड हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे कोई भी, ये मेरा गोल्ड का चार्ट है, इसमें मैंने काफी कुछ अपना सेव किया हुआ है सेटिंग। तो मैं कोई फ्रेश चार्ट ओपन कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई सिंपल चार्ट ओपन करते हैं। जैसे एक पेयर है बहुत अच्छा, यूएसटी CHF। बल्कि नई विंडो ओपन कर लेते हैं, investing.com पे जाके, और यहाँ पे सर्च का जो खाना बना हुआ है, यहाँ पे हम अपने किसी भी पेयर का पूरी जो अलामत है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये यूएसडी CHF मैंने लिखा, और जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये देखें यहाँ पे, ओके, ये आ गया जी यूएसडी CHF, ये पहले वाला। इसको हम, इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो पेयर कोई भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही पेयर ओपन करें, जो आपका जो भी पेयर आपकी मर्जी का है, जिसका आप चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये नॉलेज जो है ये हर पेयर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। CHF किसकी अलामत है, किस मुल्क की करेंसी की, स्विस फ्रैंक की, स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसकी अलामत है CHF। और ये पेयर है यूएसडी CHF, मेजर पेयर कहलाता है ये। जो पांच छह बड़े मेजर पेयर है ना करेंसियों के, उनमें से एक ये भी है। ओके जी, अब हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर, कल जो मैंने आपको बताया था कि आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जब बनाने हैं,
आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। ये कितनी देर से रुकी हुई थी? सर जब आपने स्टार्ट किया ना उसके बाद से रुकी। अच्छा, आवाज बिल्कुल रुकी हुई थी क्या? वो मुझसे गलती से लगता है म्यूट हो गया था इधर। चले, ओके। 15 मिनट तो से सर। बंदा को मैसेज कर देता है, को बोल देता है कि मैं कुछ लगा हुआ हूँ, लेकिन आपको आवाज ही नहीं आ रही। सर मैसेज किया था आपको। मैसेज नहीं देखा यार मैंने, कहीं पे मिला नहीं है। अच्छा, काफी सारे मैसेजेस आए हुए हैं। चले, ओके। हम ऐसा करते हैं जी कि हम क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, चले यहाँ से ही आगे चलाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज हम देखेंगे कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल बनाते हैं उनको हम, जो लाइव कैंडल चल रही होती है, ठीक है, वहां से हम बनाना कैसे शुरू करते हैं। ठीक है, बस सिंपल। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो लाइव कैंडल, आपने सबसे पहले 30 मिनट का चार्ट ओपन करना है, और जो 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट, ये तीन चार्ट बहुत कमजोर चार्ट होते हैं। इनकी ज्यादा ताकत नहीं होती। इन चार्ट्स के ऊपर जो भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं। टाइम थोड़ा है ना, तो इसलिए कम से कम आपने 30 मिनट के चार्ट का जो है वो इस्तेमाल करना है, कम से कम। यानी 30 मिनट से छोटा चार्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद फिर 1 घंटे का चार्ट, 4 घंटे का चार्ट और फिर 1 दिन का चार्ट। ये कितने, 4 चार्ट हो गए। 1 दिन वाला, 4 घंटे वाला, 1 घंटे वाला और 30 मिनट का। ये 4 चार्ट आपने इस्तेमाल करने हैं। सबसे छोटा 30 मिनट का, उसके बाद 1 घंटा, फिर 4 घंटे और 1 दिन। अब ये हम चार, सिर्फ चार्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में ज्यादातर जो ट्रेडर हैं वो इन्हीं 4 चार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। 5 घंटे का चार्ट भी इस्तेमाल कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। 2 घंटे का भी चार्ट कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। 45 मिनट का भी चार्ट कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, तो हमने जो दुनिया में मेजॉरिटी ट्रेडर जिस चार्ट को फॉलो करते हैं, जिस टेक्निक को फॉलो करते हैं, हमने उन्हीं को पीछे चलना है। क्योंकि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी है ना फॉरेक्स में, जिधर ज्यादा ट्रेडर होंगे उधर मार्केट मूव करना शुरू कर देगी। तो ओके जी, हम 30 मिनट का चार्ट ओपन किया हमने, और 30 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखें कि हम जो लाइव कैंडल है उससे जो पिछली पहली कैंडल है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूं, ये यहाँ पे, ओके। असल में बिल्कुल मार्केट अभी रुकी हुई है, चल रही है लेकिन बिल्कुल, ये देखें 30 मिनट का ये कैंडल थी, ये तो लाइव चल रही है ना। हमने इस कैंडल से पिछली कैंडल जो है उसका हाई पॉइंट देखना होता है कहाँ पे है, और लो पॉइंट देखना होता है कहाँ पे है। क्योंकि ये जो कैंडल जब ऊपर गई थी तो ये मैंने एक लेवल बना लिया था यहाँ पे। तो इस जगह से, यानी ये जो जगह है, इस जगह से ऊपर ये कैंडल नहीं जा सकी। ठीक है, जो पिछली कैंडल है, इसका मतलब है कि ये ऊपर क्यों नहीं जा सकी, किसी न किसी रुकावट ने इसको यहाँ पे रोका है। और बिल्कुल इसी तरीके से हम एक लेवल छोटा सा, जो ये जो कैंडल, पीछे वाली कैंडल है, ठीक है, इसका जो लो पॉइंट है उसके नीचे भी यहाँ पे एक मोटी लाइन रख देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये क्या बता रहा है कि ये यहाँ पे हमारा सपोर्ट का लेवल है, जिसने इस कैंडल को नीचे जाने से रोका है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप, ये तो हो गया इमीडिएट पहला जो है वो हमारा सपोर्ट नीचे वाला लेवल और रेजिस्टेंस ऊपर वाला लेवल के। इस कैंडल को जो अभी लाइव चल रही है, इसका सबसे पहला इम्तहान क्या है? अगर इसने नीचे जाना है तो सबसे पहले ये जो सपोर्ट का लेवल है इसको इसे तोड़ना होगा। हो सकता है ये इसको ना तोड़ सके, हो सकता है तोड़ने में कामयाब हो जाए। अगर ये तोड़ेगी तो ये नीचे चली जाएगी, अगर नहीं तोड़ सकेगी तो यहाँ से ऊपर चली जाएगी, फिर ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस का लेवल है। तो याद रखने वाली बात है कि जो 30 मिनट के चार्ट के ऊपर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कमजोर होते हैं। किसके मुकाबले में? 1 घंटे के चार्ट के मुकाबले में, या 4 घंटे के चार्ट के मुकाबले में, या 1 दिन के चार्ट के मुकाबले में। ठीक है जी। तो 30 मिनट का, क्योंकि सबसे छोटा चारों जो मैंने आपको चार्ट बताया जो हम यूज करते हैं
उसमें सबसे जो छोटे टाइम का चार्ट है वो 30 मिनट का है। तो क्योंकि टाइम छोटा है इसलिए इसकी जो पावर है, इसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की ताकत होती है वो ज्यादा मजबूत नहीं होती, इसलिए ये लेवल जल्दी टूट सकते हैं। अच्छा जी, ये एक पहला हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि सपोर्ट के जो लेवल है ना उसका मैं जो कलर है वो हल्का सा ग्रीन कर देता हूँ, और जो रेजिस्टेंस है उसका जो लेवल है वो मैं हल्का सा मैरून कर देता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि ये सपोर्ट का लेवल है और ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए, अगर ये कैंडल इस पहले सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाती है तो पीछे आए तो यहाँ पे इसको फिर दूसरा सपोर्ट का लेवल कहाँ पे मिलेगा। ये पिछली कैंडल तो ये होगी ना, इसका लो पॉइंट ये नीचे और हाई पॉइंट ऊपर। इससे पीछे आप देखें, आप ये 1 2 3 कैंडल्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों कैंडल्स जो हैं इनके जो लो पॉइंट्स हैं आप अगर गौर से देखें तो इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सके, ठीक है। ये कैंडल्स जो थी ये इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी, यहां से, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई सख्त किस्म की सपोर्ट मौजूद है ना इस जगह पे, जिसने ऐसी रुकावट मौजूद है जिसने इस कैंडल को भी और इस कैंडल को भी इस पॉइंट से, इस दीवार से नीचे जाने से रोक दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब ये कैंडल ऊपर से इस पहले सपोर्ट के लेवल जो बारीक है, छोटा है, इसको तोड़ के नीचे आएगी तो ज्यादा चांसेस है कि ये जो दीवार है, ये जो दूसरा सपोर्ट का लेवल है, ये भी उस कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश जरूर करेगा। ये दूसरा लेवल उस कैंडल को नीचे जाने से रोकने में कामयाब होता है या नहीं होता, ये बात की बात है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये इसको रोकने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है जी। तो ये इसका दूसरा सपोर्ट का लेवल हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि अगर ये दूसरे लेवल को भी ये कैंडल नीचे आती है, अगर तोड़ के नीचे चली जाती है, तो फिर इसका जो तीसरा लेवल होगा सपोर्ट का इस 30 मिनट के चार्ट के ऊपर, वो कहाँ पे होगा। आप इनसे पीछे जाए, ये दो कैंडल्स हैं देखें, ये यहाँ पे इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी, ठीक है। तो मैं एक लेवल यहाँ पे भी बना देता हूं। ये आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं इस लेवल को रखूं इस जगह पे, ठीक है जी, तो इसको मैं, क्योंकि कैंडल ने तो हमेशा राइट साइड पे चलना होता है ना, जो लाइव कैंडल चल रही होती है वो इधर सीधे हाथ पे चलती है, तो हम आगे राइट साइड पे इसको खींच देते हैं। अब देखिए ये हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल बन गया। इसी तरीके से अगर ये 30 कैंडल ऊपर से आती है नीचे, पहले लेवल को तोड़े, दूसरे सपोर्ट के लेवल को तोड़े, तीसरे को तोड़े, फिर नीचे चली जाएगी, तो फिर जो चौथा सपोर्ट का लेवल होगा वो हमें कहाँ पे मिलेगा इसका। तो चौथा सपोर्ट का जो लेवल होगा वो देखें यहाँ पे मिलेगा हमें, इस जगह पे, ये इस जगह पे आप देखें, क्यों इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे भी कैंडल्स जो है, दो कैंडल्स ने कोशिश की थी, ठीक है, नीचे जाने की, लेकिन इस जगह से या इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। तो इसलिए हमने ये यहाँ पे सपोर्ट का लेवल ये बना दिया है जी, कि ये सोच के कि चांसेस हैं कि जब ये ऊपर से आएगा तो ये जो चौथा सपोर्ट का लेवल है ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि इसको भी ये तोड़ के चला जाए, ठीक है, नीचे चला जाए, तो फिर इसका मतलब है जो चौथा या पांचवा जो सपोर्ट का लेवल होगा फिर वो बहुत नीचे है, यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे अभी हम जाते नहीं है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि हमने जो 30 मिनट का चार्ट है ये सबसे छोटा चार्ट है। इस चार्ट के ऊपर जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे वो टूटना बहुत आसान होते हैं, वो बड़ी तेजी के साथ टूट जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो नीचे जो कैंडल को नीचे जाने से जो लेवल्स रोक सकते हैं वो तो हो गए सपोर्ट के लेवल, ये पहला सपोर्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन जो पॉइंट्स या जो रुकावट कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगी उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का दूसरा, ये पहला लेवल तो ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे आप एक्सटेंड करें तो आप देखें कि यहाँ पे इस जगह पे
इसने, ये देखिए इस कैंडल को भी ऊपर जाने से रोका हुआ है, इसको तो रोका ही रोका था, इसको भी रोका हुआ है। ये तो हो गया पहला रेजिस्टेंस का लेवल। तो अब ऊपर यहां पे आप देखिए इसका दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल यहां पे बनेगा। ये यहां पे, यहां पे, ठीक है। 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक रेजिस्टेंस के लेवल का जो कलर है वो मैं ये कर देता हूँ ब्राउन सा। ओके, ये मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। वो कह रहा है चार्ट की नाम क्या है, तो मैं लिखता हूँ USDCHF, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस S&R। ये लें जी, मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि ये 30 मिनट का चार्ट है। तो जब भी, अभी तो मार्केट बहुत स्लो है ना इस वक्त, ठीक है, ट्रेडर्स ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है इस पेयर में, ठीक है। उसकी वजह ये है कि कोई इंतजार हो रहा होगा, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो रहा होगा, कोई खबर आने वाली होगी, या वैसे ही ये टाइम ऐसा हो गया है कि इस वक्त कोई ट्रेड का टाइम, ट्रेडर जो है वो ट्रेड कर चुके हुए हैं, ठीक है, ज्यादातर। तो जैसे ये मार्केट में तेजी आएगी तो ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बड़ी तेजी के साथ ये लेवल तोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट के लेवल्स हैं, चाहे सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के, और हमें पता है उसकी वैल्यू या जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो बहुत कम होती है। तो अब हम ये क्या करेंगे कि इसी चार्ट के ऊपर हम, अगर 30 मिनट से अगला जो बड़ा चार्ट होता है वो होता है 1 घंटे का, ये देखें। अब मैं अगर 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे जाऊं, तो आप देखें कि हमारे जो 30 मिनट के चार्ट के जो लेवल थे सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के, एग्जैक्ट वही लेवल जो हैं वो, ये पहले लेवल को, ये सपोर्ट के लेवल को छोड़ के, आप देखें ये 1 घंटे का ये सपोर्ट का लेवल बन रहा है ना, एक कैंडल जो है इसका देखें ये लो पॉइंट बन रहा है। दूसरा जो लेवल है देखें, ये दो कैंडल्स एक एक घंटे वाली हैं, इनको इसने नीचे जाने से रोका हुआ है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे एक्सटेंड कर लें इधर, और देखें ये तीसरी कैंडल को भी इसने नीचे जाने से रोका है इस जगह पे। उसके नीचे देखें ये चौथा जो लेवल है, इसने भी ये दो कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ है। तो ये देखें हमारे जो 30 मिनट के लेवल थे चार्ट के ऊपर, उसमें ज्यादातर जो लेवल ऐसे हैं जो 1 घंटे के चार्ट पे भी वही हैं। अब यहां से अगर आप इसको 4 घंटे के ऊपर ले जाएं, इधर से ये 4 घंटे के ऊपर, तो अब 4 घंटे का जो चार्ट होता है ना, उसके ऊपर जो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। यानी 30 मिनट के सबसे कमजोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। और 30 मिनट से दुगनी स्ट्रेंथ होती है 1 घंटे के चार्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स के। अगर 30 मिनट का एक टक्कर से टूट सकता है लेवल, कैंडल की एक टक्कर से, स्पीड स्पीड वाली टक्कर से, तो 1 घंटे वाला लेवल तोड़ने के लिए कम से कम 2 टक्करें चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, स्ट्रेंथ, ठीक है, ताकत का। तो इसी तरह से जो 4 घंटे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल आप बनाएंगे 4 घंटे के चार्ट पे, वो 4 गुना ज्यादा मजबूत होगा किसका, 1 घंटे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल से। तो आप देखें अगर आप 4 घंटे के चार्ट पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल बनाएं, ठीक है ना, तो वो कैसे बनेगा। यहां से मैं उसका थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूं। जो सपोर्ट का कलर है ना 4 घंटे के चार्ट पे, उसका मैं ये लाइट ब्लू सा कर देता हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अब देखें अगर ये यहां से कैंडल नीचे आती है, पहला लेवल तो ये, अच्छा अब ये इसमें एक चीज समझें, 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो अभी लाइव कैंडल चल रही है वो कौन सी है, ये वाली। तो इसका तो हम कोई बॉटम का या टॉप का कोई हम इसका मार्क नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो लाइव कैंडल है, हमें क्या पता ये कहां से कहां चले। इससे जो पिछली कैंडल है 4 घंटे के चार्ट पे, ये लेवल पहला है जी सपोर्ट का, ये वाला, ये वाला, चले मैं इसका कलर, ये वाला, ये 4 घंटे का पहला सपोर्ट का लेवल है। और ये वाला जो ऊपर लेवल है ये 4 घंटे का पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि जो भी लाइव कैंडल चल रही है उससे पिछली कैंडल का हाई पॉइंट, और उससे पिछली कैंडल का ही वही सेम कैंडल का लो पॉइंट ये। तो अगर फर्ज करें ये नीचे को
ये पहला लेवल, ये 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये तोड़ के नीचे आ जाती है कैंडल, तो फिर दूसरा जो सपोर्ट का लेवल हमें मिलेगा 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, वो कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा, ये आप देखें, ये सारी जगह जो है, ठीक है, चलें फर्ज करें मैं यहां से लेवल बनाता हूं, ये जगह, ये चेक करें आप, ये है 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल, ये यहां पे, ठीक है जी। अब आप देखें कि अगर यहां पे कैंडल है, ये देखें, पहला जो हमारा 30 मिनट का सपोर्ट का लेवल था, इसको तोड़ के नीचे आ गई है। चले मैं वापस 30 मिनट के चार्ट पे जाने लगा हूं जी, यहां से मैं ये 30 मिनट के चार्ट पे आ गया, छोटे चार्ट पे। इसमें देखें कि इतनी देर में जब से हम बात कर रहे हैं कि इसने ये जो पहला सपोर्ट का लेवल था ना 30 मिनट का, कैंडल ने उसको तोड़ दिया और कैंडल नीचे आ गई है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कमजोर था ना। लेकिन कमजोरी की वजह एक थी कि एक तो ये 30 मिनट का चार्ट है, और दूसरी वजह क्या थी कि ये जो लेवल हमने बनाया था सपोर्ट का, ये बारीक वाला पहला, तो ये सिर्फ एक कैंडल थी 30 मिनट की, उसके लो पॉइंट को लिया था हमने, और एक कैंडल ऊपर थी, बल्कि ऊपर नहीं, ऊपर एक नहीं है, एक कैंडल ये है, देखें दूसरी कैंडल यहाँ पे है, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टेंस का लेवल है पहला 30 मिनट का, वो डबल मजबूत है, क्योंकि दो कैंडल्स के हाई पॉइंट उसको टच कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो ये सपोर्ट का लेवल था, ये तो सिर्फ एक ही कैंडल का बॉटम पॉइंट टच कर रहा था, तो ये काफी ज्यादा वीक था, इसलिए देखें टूट गया है। तो अब कैंडल आ रही है, अगला इसका स्टॉप क्या हो सकता है? ये जो दूसरा सपोर्ट का लेवल है, ये भी 30 मिनट का है, लेकिन ये पहले लेवल से, सपोर्ट के लेवल से 3 गुना ज्यादा मजबूत, इसलिए क्योंकि इस लेवल ने 3 कैंडल्स को नीचे जाने से ऑलरेडी रोकने में कामयाब हुआ है, 3 कैंडल्स के लो पॉइंट्स को या बॉटम्स को टच कर रहा है, ठीक है। हम देखेंगे कि ये कैंडल जब नीचे आती है तो इसको टकरा के यहाँ पे रुकती है या नहीं रुकती। अगर यहाँ पे रुक गई तो फिर यहाँ से ये वापस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इसको भी तोड़ के ये नीचे आने में कामयाब हो गई, तो ये वाला लेवल भी 30 मिनट का है, लेकिन कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो फिर हमारे पास ये हमें पता है कि 30 मिनट के तो ये लेवल हैं, लेकिन ये जो लेवल है ये वाला, ये हमारा 4 घंटे का लेवल भी है, ये बहुत मजबूत है। जो देखें, ये मैंने नीला भी कलर कर दिया है, 1 घंटे वाला भी ये बनता है और 4 घंटे वाला भी ये बन रहा है। ये बहुत ज्यादा मजबूत है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता कैंडल्स के लिए। अब मैं आपको बताने लगा हूं, तो फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर से हमें बाय की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए? याद रखें कि मजबूत सपोर्ट का कोई भी लेवल कम से कम जो 1 घंटा के चार्ट पे होना चाहिए, या कम से कम 4 घंटे के चार्ट पे होना चाहिए। जब कैंडल ऊपर से नीचे आए और उस मजबूत 1 घंटे या 4 घंटे के सपोर्ट के लेवल को टक्कर मारे, और वो लेवल टूटे ना, और कैंडल नीचे जाने की बजाय, लेवल को मजबूत सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय, जब वहां पे रुकने के बाद सपोर्ट के लेवल के ऊपर, जब वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। अब मिसाल के तौर पे देखिए, ये अगर कैंडल आ रही है ऊपर से, फर्ज करें ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली, ये नीचे आती है, ये इस बड़े सपोर्ट के लेवल को तोड़ती है, फिर और नीचे आती है, ये इस सपोर्ट के लेवल को भी तोड़ देती है। लेकिन जब ये नीचे आए ना यहाँ पे, इस जगह पे, तो हमें पता है कि ये 4 घंटे का लेवल है सपोर्ट का, ये बहुत मजबूत लेवल है ऊपर वाले लेवल से, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे ये कैंडल इस सपोर्ट 4 घंटे के लेवल को तोड़ने में कामयाब होती है या नहीं होती। फर्ज करें यहाँ पे रुक जाती है, जैसे देखें यहाँ पे ये कैंडल भी तो ऊपर से आई थी ना, ये देखें ये नीचे आई थी और स्पीड से आई थी, लेकिन इस लेवल ने इस कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया था। तो यहां से जब ये कैंडल नीचे जाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता यहां से देखें, ये ऊपर की तरफ इसने रुख किया था, ये आप देखें ये कैंडल ऊपर की तरफ यहां से जा रही है, ये सपोर्ट के, मजबूत सपोर्ट के लेवल से ऊपर से। तो ये नीचे की तरफ देखें, इस कैंडल ने सपोर्ट के ऊपर ये विक छोड़ी है ना, ये वाली लोअर विक जिसे कहते हैं। तो ये वो जगह थी जहां पे हम बाय की ट्रेड ले सकते थे यहां से। क्यों? इसलिए कि मजबूत सपोर्ट का लेवल है,
कम से कम 1 घंटे या 4 घंटे का, जो जिसने ऊपर से जब कैंडल आई थी, ठीक है, जिसने कैंडल को नीचे जाने से रोकने में वो कामयाब हो गया, और यहां से कैंडल नीचे जाने की बजाय जब यहां से कैंडल ने ऊपर जाना शुरू किया, तो हमें इस सपोर्ट के लेवल से जब कैंडल ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई थी, नीचे की तरफ ये विक छोड़ी थी, तो यहां से हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए थी, यहां से या अगली कैंडल के यहां से, तो वो हमारी एक अच्छी ट्रेड हो सकती थी। अब देखें उसके बाद बाय की ट्रेड हमने यहाँ पे पकड़ी, उसके बाद फिर ये कैंडल ऊपर जाना शुरू हुई, हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट लेके ट्रेड क्लोज कर दी होगी किसी ने, कुछ लोग यहाँ पे डबल प्रॉफिट लेके निकले होंगे, कुछ लोग यहाँ पे देखें 3-4 गुना प्रॉफिट लेके निकले होंगे मैक्सिमम। यहाँ पे आप देखें कि इसको किसने रोका है, ये ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल था। क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट के चार्ट पे भी बन रहा है। अगर हम इसको 1 घंटे के चार्ट पे लेके जाए तो देखें कि ये 1 घंटे के चार्ट पे भी बनेगा। ये आप देख रहे हैं, ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है, ये वाला 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक भी ये लेवल यहाँ पे ही बन रहा है रेजिस्टेंस का, जिसने इस कैंडल को देखें ऊपर जाने से रोका। यहां से ये कैंडल गई थी मजबूत सपोर्ट के लेवल से, और ऊपर मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल ने इसको ऊपर जाने से रोका है। तो यहां से जब ये नीचे आना शुरू हुई, तो यहां से सेल की ट्रेड ली गई। जब मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल से कैंडल टक्कर मार के ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है, और ऊपर की तरफ देखें ये विक छोड़ी है ना इसने इधर, तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। अब देखें कि वो कम से कम यहाँ पे लोग प्रॉफिट में निकले होंगे। अगली कैंडल देखें और किधर नीचे आई है, यहाँ पे जो छोटा लेवल था उसने नीचे जाने से रोक दिया, फिर यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ से बाय की ट्रेड। लेकिन जो मजबूत सपोर्ट या मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल से जब कैंडल वापस मुड़ रही होती है, वो जगह होती है सही बाय की या सेल की ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अब आप देखें, एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक मैंने इस्तेमाल कर दी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चार्ट के ऊपर ये वाला जो लेवल हमने बनाया, यहाँ मैं लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला, ये 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक है, 30 मिनट, ठीक है जी। और ये वाला जो लेवल है, ये आई थिंक 1 घंटे के ऊपर भी बन रहा है, ये वाला 1H पे भी बन रहा है 1 घंटे पे भी, और ये वाला भी जो है ये 1 घंटे पे भी बन रहा है। और ये वाला जो लेवल है नीचे, ये 4 घंटे का है जी, ये वाला, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, ये वाला नीचे वाला भी 4 घंटे का है, कि अगर आप बाय की ट्रेड लेना चाहते हैं इस पेयर में, अगर आप बाय की ट्रेड लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी जगह बड़ी जबरदस्त हो सकती हैं कि अगर कैंडल वहां पे आए और वहां से नीचे जाने की बजाय ऊपर उठना शुरू हो तो आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। सबसे जो आइडियल ट्रेड होगी ना, वो होगी तब जब ये यहाँ पे आएगी, ऊपर से कैंडल नीचे आए, ठीक है, गिरती हुई, इधर से नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, लेकिन यहां पे अगर 4 घंटे का ये चार्ट जो बहुत मजबूत है ये लेवल, अगर यहां से कैंडल रुक के और यहां से ऊपर उठना शुरू होगी ना, तो ये बहुत आइडियल ट्रेड होगी बाय की, बहुत आइडियल ट्रेड। आइडियल ट्रेड का मतलब जो छोटी सी ट्रेड भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना के दे सकती है, बाय की ट्रेड, यहां से मजबूत सपोर्ट के लेवल से जब ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है। आपकी मर्जी है, जब कैंडल यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे अगर यहाँ से वो रुक रही है, ऊपर नहीं जा रही, तो यहाँ से जैसे ही नीचे आना शुरू हो तो इस ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर दें, ठीक है। और फिर यहाँ से नीचे जा रही है, ये भी मजबूत लेवल है रेजिस्टेंस का, यहाँ से नीचे जा रही है तो सेल की ट्रेड पकड़ लें, इधर रास्ते में हाफ में या मैक्सिमम यहाँ पे आप इसको प्रॉफिट से निकल जाएं, ठीक है। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जल्दी कैंडल पहुंच जाए इस जो 4 घंटे के सबसे निचले लेवल पे, उससे पहले हो सकता है, ये भी तो लेवल मजबूत है ना 4 घंटे का, तो यहां से अगर कैंडल रुक के ऊपर जाना शुरू हो जाए तो आप यहां से भी बाय की ट्रेड पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी 4 घंटे का चार्ट है और उसका सपोर्ट का लेवल है, मजबूत लेवल है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देखें कि हमने यहाँ पे अपने चार्ट के ऊपर मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक इस्तेमाल कर ली है,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को बनाने के लिए, ताकि हमारी अपनी समझ जो है वो उसमें अच्छी तरीके से चीजें आ जाए, कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए कि जो 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट का लेवल्स हैं सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के, वो जल्दी टूट सकते हैं। आपके सामने देखें, ये एक सपोर्ट का लेवल टूट चुका है, ठीक है। लेकिन जो 1 घंटे या 4 घंटे के हैं, 1 घंटे वाला थोड़ी देर से टूटेंगे, और 4 घंटे वाला तो बहुत ज्यादा मजबूत है, वो जल्दी जल्दी नहीं टूटता, ठीक है। तो 4 घंटे के जो चार्ट के मुताबिक सपोर्ट के लेवल के ऊपर से जब आप बाय की ट्रेड लेते हैं तो वो बहुत अच्छी और मजबूत ट्रेड समझी जाती है, ठीक है। जैसे देखें, ये कैंडल आई थी ऊपर से, यहां से ये 4 घंटे के चार्ट को टक्कर मारी, इसने सपोर्ट का किरदार अदा किया। ये देखें, कैंडल घुसी उसके अंदर दीवार के, लेकिन उसको तोड़ के नीचे जाने में कामयाब नहीं हुई, तो वापस मजबूरन ऊपर की तरफ पलटी। ये देखें, नीचे से विक छोड़ी है सपोर्ट के लेवल के ऊपर। तो यहां से आप इंटर हो गए बाय में, यहां से तो बाज औकात एक ही कैंडल आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे जाती है। ये देखें, 4 घंटे की कैंडल है, और चेक करें कि एक ही कैंडल कहां से शुरू हुई, ओपन यहाँ पे हुई थी, और क्लोज कहां पे हुई है, इस जगह पे साइड पे। देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट एक ही कैंडल ने दे दिया। आधी कैंडल में यहाँ पे भी कोई निकला है तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल गया, ठीक है। सेम हैपेंड हियर एज वेल। देखें, यहाँ से भी कैंडल नीचे आई, मजबूत सपोर्ट का लेवल, उसने कैंडल को रिजेक्ट किया, रोका नीचे जाने से, और आहिस्ता आहिस्ता कैंडल ऊपर जाना शुरू होगी। तो यहाँ पे इस लेवल को छोड़ के जब ऊपर यहाँ पे कैंडल पहुंची, यहाँ से बाय की ट्रेड बनती थी। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें। तो इस तरीके से आपने एक चार्ट के ऊपर छोटे, यानी 30 मिनट के, 1 घंटे के और 4 घंटे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाने होते हैं। उनका कलर आप अपनी मर्जी का सेपरेट कर लें, जो आपको याद रह सके, समझ आ सके, ठीक है, कि ये कौन सा आपने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ही अगर मैं एक बड़ा चार्ट ओपन कर लूं, मिसाल के तौर पे 1 दिन वाला, 1 डे वाला, तो मैं 1 डे के लेवल भी बना दूंगा, जो कि और भी बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, जिनको तोड़ना आसान नहीं होता। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है, ये देखें 1 डे के चार्ट आ गए, वो होगा आज ही के सेशन में सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या होते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है जी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कल के सेशन में भी मैंने बताया था कि बहुत सिंपल तारीफ है इसकी, कि जो लाइव कैंडल चल रही है उससे पिछली काफी सारी कैंडल्स जिस जगह से मजीद नीचे जाने में कामयाब नहीं हो सकी, वापस मुड़ गई ऊपर की तरफ, वो सपोर्ट का लेवल होगा। और जिस जगह से ऊपर जाते हुए कैंडल्स नीचे मुड़ गई, मजीद ऊपर नहीं जा सकी, वो रेजिस्टेंस का लेवल होगा, ठीक है। अब आप देखें कि ये 1 दिन का चार्ट है। अब 1 दिन के चार्ट के मुताबिक जो हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा, वो कहां पे बनेगा, वो बनेगा इस जगह के ऊपर। ये चेक करें, ये जगह है, ये वाली जगह, ठीक है। और कितना मजबूत लेवल है देखें, 1 दिन नहीं तोड़ सकी कैंडल इसको ऊपर, दूसरे दिन भी नहीं तोड़ सकी, तीसरे दिन भी नहीं तोड़ सकी, चौथे दिन भी नहीं तोड़ सकी, 5वें दिन भी नहीं तोड़ सकी। और 5वें दिन कैंडल ने फिर टक्कर मारी इस लेवल को, मजबूर होकर वापस फिर अपना रास्ता बदल लिया। या कैंडल ने या ऊपर जाना होता है, या इस तरीके से चलना होता है, ठीक है, या नीचे जाना होता है। तो ऊपर जाने के चक्कर में यहाँ पे खड़ी रही 5 दिन प्राइस, ठीक है। लेकिन जब देखा कि नहीं, दाल नहीं गल रही, तो फिर वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। देखें कहाँ पे आई है फिर। तो जिस आदमी ने यहाँ से सेल की ट्रेड ली थी नीचे जाते हुए, मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से, आप देखें कितना प्रॉफिट मिला है उसको ज्यादा। और उसके बाद वापस कैंडल्स ऊपर आई, आप देखें इसी लेवल ने आज के दिन की कैंडल को ऊपर जाने से रोका हुआ है फिलहाल, ठीक है। अब आप देखिएगा कि इसके लेवल हम कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल, कि यहाँ से हम जाएंगे जी माउस, और यहाँ पे हम इसमें रेक्टेंगल में चले जाएंगे, और इस लेवल का हम कलर थोड़े से चेंज कर लेते हैं। अब देखें इसका पहला लेवल कहाँ पे बनेगा हमारा, ये जो पहला लेवल इसका बनेगा 1 डे के चार्ट के मुताबिक, वो कुछ देखें, एक लेवल तो हमारा बन रहा है बड़ा जबरदस्त किस्म का यहाँ पे, ये 1 दिन के चार्ट के मुताबिक, ठीक है जी।
और एक लेवल जो हमारा इसके बाद जो दूसरा बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है सपोर्ट का, वो बन रहा है दूसरा एक दिन के चार्ट के मुताबिक यहाँ पे, ये इस जगह के ऊपर आप देखें यहाँ पे कि इस लेवल ने इस कैंडल को भी नीचे जाने से रोक दिया, जो ऊपर वाला सपोर्ट का लेवल तोड़ के आ गई थी नीचे स्पीड में, और इस कैंडल का जो देखें को भी इसी लेवल ने नीचे जाने से, मजीद नीचे जाने से रोका यहाँ पे। तो ये हमारा दूसरा वन डे के चार्ट के मुताबिक सपोर्ट का लेवल हो जाएगा। अगर आप तीसरा लेवल बनाए यहाँ पे ही तो वो हो जाएगा कौन सा, ये यहाँ पे हम तीसरा लेवल बना देते हैं वन डे के चार्ट के मुताबिक। ये जगह एक लेवल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस जगह पे देखें इसने इस कैंडल के लो पॉइंट इसको नीचे जाने से रोका है, और एक जो है और बनाएंगे तो वो इसके नीचे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं। अब देखें ये जो दो लेवल हैं, ये वाला और ये वाला, इनमें से कोई एक आपने रखना है, क्योंकि दो लेवल जो होते हैं ना उनके बीच में खाली जगह ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हमें कैंडल्स उसमें खाली जगह में मूव करेंगी ना, ट्रेड हमने इस खाली जगह में कैंडल जब मूव कर रही होती है तब लेनी होती है। तो अब देखें ये दो लेवल बिल्कुल साथ साथ हो गए हैं, तो बीच में जगह ही नहीं बची जिसमें हम ट्रेड ले सके। तो इन दोनों में से किसी एक को उठा दें, मिसाल के तौर पे मैं ये नीचे वाले को उठा देता हूँ, तो ये भी वैलिड है। तो ये एक चौथा लेवल हमारा यहाँ पे बन गया, ये देखें यहाँ पे सबसे नीचे। तो ये अब हमने वन डे के चार्ट के मुताबिक लाइव कैंडल को सामने रखते हुए हमने चार मजबूत तरीन सपोर्ट के लेवल बना दिए हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये कैंडल पहले लेवल को ही ना तोड़ सके, पहले लेवल को तोड़ के ही नीचे ना आ सके, ठीक है, वहां से ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल भी सामने होने चाहिए, ठीक है, कि अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो वन डे का चार्ट के मुताबिक जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो तो बहुत पावरफुल है। तो पहली जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी भाइयों वो यहाँ पे मिलेगी, ये पहला इसका रेजिस्टेंस का लेवल होगा ऊपर जाते हुए, ये इस जगह पे, ठीक है। चेक करें आज के दिन की कैंडल को भी इसी लेवल ने ऊपर जाने से रोका है। तो आप इसका जो कलर है वो रेजिस्टेंस के लेवल का थोड़ा सा चेंज कर दें। आपको उम्मीद है कि सबको समझ आ रही होगी कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं उनको इसलिए अपने चार्ट के ऊपर ड्रा करते हैं, बनाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें बाय की ट्रेड, अच्छी बाय की ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए और किस वक्त लेनी चाहिए, और अच्छी सेल की ट्रेड कहाँ से और किस वक्त लेनी चाहिए, ताकि हम वैसे ही हवा में तुक्के ना मारते रहें, ठीक है। तो सिंपल कि जो 4 घंटे का या 1 घंटे का या एक दिन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल होता है, ठीक है, वहां से जब कैंडल वापस मुड़ रही होती है, जब उस लेवल को तोड़ने में कामयाब नहीं होती, तो वहां से उसने वापस मुड़ना होता है ना। अगर ये देखें ये टक्कर मारी यहाँ पे, नीचे नहीं जा सकी तो ऊपर निकल गई, तो यहाँ से जब सपोर्ट के लेवल से जब ऊपर उठ रही थी तो यहाँ पे बाय की ट्रेड बनती थी। देखिए कितना ऊपर गई है। फिर रेजिस्टेंस के लेवल से, मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल से जब कैंडल नीचे मुड़ रही होती है, ठीक है, उस वक्त हम सेल की ट्रेड ले लेते हैं और देखें कि कहाँ तक आई है। फिर ये देखें यहाँ से ऊपर गई तो कितना इसने प्रॉफिट दिया, यहाँ से भी ऊपर कितना प्रॉफिट दे चुकी है। अब अगली बात रही कि अब ये लेवल्स बनाने का, इनकी समझ आपको कैसे आएगी, वो उसी बंदे को समझ आएगी, उसी बंदे की ग्रिप बनेगी जो ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेगा लेवल बनाने की चार्ट के ऊपर। जो चार्ट के ऊपर लेवल ही नहीं बनाएगा, सिर्फ सुनता रहेगा कि सुनने से ही मैं सारा कुछ समझ जाऊंगा, तो वो उससे फायदा नहीं उठा सकता। समझ आ गई होगी उसको, लेकिन ऐसी समझ का क्या फायदा कि जिससे आप पैसा ना कमा सकें, वो तो फजूल ही है ना। तो इसलिए इसको अप्लाई करें, ताकि आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपको इसकी समझ आएगी, और फिर ये लेवल आपके लिए बड़े जबरदस्त काम करेंगे। आप कहेंगे कि यार हमने ट्रेड ही इसी के मुताबिक लेनी है। अगला आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं बताने के लिए आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। उसको हम कहते हैं कि सबसे आसान तरीका पैसा कमाने का फॉरेक्स ट्रेडिंग में, लेकिन थोड़ा उन लोगों के लिए है वो तरीका आसान जो पहले दिन से उसको जितना समझ आए उसको अप्लाई करें, चार्ट मश्क करें, प्रैक्टिस करें, तब उनको आगे मजा आएगा उसको सीखने में और फायदा भी होगा। तो इस
जो टॉपिक का नाम है जो अभी हम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है जी सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है। सबसे पहले हम शुरू यहां से करेंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या होती है, ठीक है। और फिर हम सीखेंगे कि ये जोन क्या होते हैं, सप्लाई का जोन क्या होता है और डिमांड का जोन क्या होता है। और फिर हम कल के टॉपिक में देखेंगे कि इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है, सप्लाई और डिमांड जोन के मुताबिक। तो इस वक्त दुनिया में जितने भी ट्रेडर हैं ना, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, वो ज्यादातर ट्रेडर ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन वाला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अगला दूसरा, उसका नाम है जी कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं। डिमांड जोन क्या होते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है, और ये दोनों जोन, सप्लाई का जोन और ये दोनों जोन कैसे, दोनों जोन चार्ट पर कैसे बनाए जाते हैं, पर कैसे बनाए जाते हैं। तो जब हम ये बनाना सीख लेंगे, ये दोनों सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा, समझ आ जाएगी, तो इसका हमें फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि हम सही जगह से बाय की ट्रेड ले सकेंगे और सही जगह से सेल की ट्रेड लेने के काबिल हो जाएंगे। ऐसी सही जगहों से जो ट्रेड दी जाती है उसके ज्यादा चांसेस प्रॉफिट में जाने के होते हैं और कम चांसेस होते हैं कि वो नुकसान में जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं जी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सप्लाई कहते किसे हैं। सप्लाई का मतलब होता है सेलर्स, सप्लाई कहते हैं सेलर्स को, सेलर्स की तादाद, सेलर कहते हैं बेचने वाले, बेचने वालों की तादाद को हम कहते हैं जी सप्लाई। बेचने वालों की तादाद को हम सप्लाई कहते हैं। और इसी तरीके से हम डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड का मतलब होता है बायर्स, खरीदार, ठीक है। इंग्लिश में खरीदार को क्या कहते हैं, बायर्स। तो डिमांड का फिर उर्दू में क्या मतलब हुआ, खरीदने वालों या खरीदारों की तादाद, खरीदारों की जो टोटल तादाद होती है उसको हम डिमांड कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। तो सप्लाई और डिमांड, अगर किसी भी चीज की याद रखिएगा, दुनिया में एक असूल है बुनियादी इकोनॉमिक्स का, ठीक है। वो इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल है दुनिया में, मईशत का। इकोनॉमिक्स कहते हैं मईशत को। इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल वो क्या है कि दुनिया में किसी भी चीज की जो कीमत है ना, हर चीज की, हर चीज की जो कीमत होती है, ऊपर या नीचे जाती है ना, जब भी कीमत कम या ज्यादा होती है, ऊपर या नीचे, सप्लाई और डिमांड की वजह से होती है। सप्लाई और डिमांड की वजह से होती है। तो ये आम चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी साइंस है ये सप्लाई और डिमांड, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। आपको पता है कि अगर किसी भी पेयर के अंदर डिमांड बढ़ जाए, अगर डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो प्राइस किधर जाएगी, तो कैंडल किधर जाना शुरू करेंगी जी, कैंडल्स ऊपर जाना शुरू कर देंगी। किसी भी चीज की कैंडल, ठीक है, पेयर कोई भी हो, ऊपर जाना शुरू
हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे इस वक्त एक कैंडल यहां पे रुकी हुई है, इस जगह पे प्राइस रुकी हुई है, और इसमें 50% जो लोगों ने ट्रेड लगाई हुई है ना, ऑर्डर लगाए हुए हैं, वो हैं सेलर्स, यानी सेल के ट्रेड लगाई हुई है आधे लोगों ने, और आधे लोगों ने ट्रेड लगाई हुई है 50% में बाय की, वो बायर्स हैं, बाय का ऑर्डर लगाया हुआ है। यानी जितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं सेल के, उतने ही ऑर्डर लगे हुए हैं बाय के। तो ये कीमत किधर जाएगी, कैंडल किधर जाएगी? कहीं पे भी नहीं, यहाँ पे खड़ी रहेगी, ऐसे हिलती रहेगी बस, ऐसे ऐसे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जितनी ताकत या जितनी मिकदार सेल के ऑर्डर्स की है, उतनी ही मिकदार बाय के ऑर्डर्स की है। अब कैंडल ने, कीमत ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो तब होगा जब एक तरफ, एक साइड पे ऑर्डर ज्यादा लगेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे इधर हो जाते हैं 50% में 1% और ज्यादा हो जाता है, तो ये कितने हो जाएंगे? 51%। सेलर 51% हो गए, इसका मतलब होगा इधर से 1% कम हो गया, -1%, ये कितना रह गया? 49% बायर। अब किधर जाना, ज्यादा कौन हो गए हैं? ये हो गया 51% सेलर। तो मार्क प्राइस जो है वो नीचे जाना शुरू कर देगी। नीचे जाना शुरू कर देगी का मतलब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सेलर अब ज्यादा हो गए, बायर कम हो गए हैं, तो प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाएगी। देखा देखी में और लोग इधर ऐड होंगे। ठीक है, इधर 55% हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे, और इधर कम होना शुरू हो जाएंगे, 50 से हुए 45%, फिर 40%, फिर 30%, और ये उतना ही जोर से नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस नीचे अगर गिरती है, किसी चीज की नीचे की तरफ जाती है, तो वो सेलर्स के बढ़ने की वजह से जाती है। तो सेलर का बढ़ना का मतलब क्या हो गया? सप्लाई, सप्लाई बढ़ गई है, यानी सेलर्स की तादाद बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ रही है। ठीक हो गया जी। और इसके बरक्स अगर कीमत ऊपर जाती है यहां से, ठीक है, अगर ऊपर जाती है, तो वो कब जाएगी? एक ही सूरत में कि सेलर कम हो जाए और ये जो बायर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएं, यानी 50 से 60% हो जाएं, 55% हो जाएं, 70% हो जाएं। ठीक है, ये कम होते जाएं, 45% रह गए हैं जी, 40% रह गए हैं, 30% रह गए हैं, तो ये उतना ही ऊपर जाती जाएगी, क्योंकि बायर बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। बायर बढ़ने का मतलब बायर्स की तादाद, यानी डिमांड बढ़ गई है, तो प्राइस ऊपर जा रही है। ये बात क्लियर हो गई जी। अब हम इधर आते हैं, याद रखने वाली बात है, ये कुछ दोस्तों के माइक जो है ना वो ऑन है, तो भाई माइक तो यार अब आपको बंद करने का इतना तो अकल होनी चाहिए ना, अब क्या आप अपने माइक ही बंद कर दें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो? ओके जी। याद रखने वाली बात है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में फॉरेक्स ट्रेडिंग एक मैच, मैच किसे कहते हैं? एक ऐसा खेल जिसमें दो टीमें हिस्सा ले रही होती हैं, उसको मैच कहते हैं ना। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक मैच की तरह चलती है, मैच की तरह काम करती है। कैसे? मैच में कितनी टीमें होती हैं? दो। दो टीमों के दरमियान मैच होता है ना, तो फॉरेक्स में भी दो ही टीमें होती हैं जी। फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो टीमें होती हैं, दो फॉरेक्स की टीमें दो हैं। वो टीमें कौन सी हैं? एक टीम को हम नाम देते हैं स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी। इसको जो पढ़े लिखे दोस्त हैं गूगल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है, कि स्मार्ट मनी क्या होती है। दुनिया में जितना भी, आपको पता है ना कि 80% से ज्यादा जो पैसा है पूरी दुनिया का, वो दुनिया के चंद 100 या 1000 या 2000 लोगों के पास है। वो लोग भी इंडिविजुअल भी हो सकते हैं,
वो बैंक्स भी हो सकते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट वेंचर्स भी हो सकते हैं, फंड्स भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ गए? तो ऐसा लोगों का ग्रुप, ऐसे जिसमें बैंक भी शामिल हैं, जिसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां भी शामिल हैं, और इनफरादी हैसियत में कुछ लोग भी शामिल हैं जिनके पास खरबों डॉलर पड़े हुए हैं। ठीक है, वो तादाद में तो थोड़े हैं, मे बी वो 200-400 हो, 500 हो, 1000 हो पूरी दुनिया में, लेकिन उनके पास जो पैसा है ना, ठीक है, वो पूरी दुनिया का 70 से 80% पैसा उनके पास है। तो उस ग्रुप को या उस टीम को हम कहते हैं स्मार्ट मनी, जिसके पास 70 से 80% तक पैसा है जी, पूरी दुनिया का। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरी जो टीम है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, उसे कहते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स, जैसे रिटेलर का उर्दू में मतलब होता है दुकानदार, छोटे ट्रेडर, ठीक है ना? तो अब रिटेलर्स में कौन आते हैं जी? रिटेलर्स में आते हैं जी मैं और आप, और हमारी तरह के करोड़ों लोग जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। वो आदमी भी हो सकते हैं, छोटी छोटी कंपनियां भी हो सकती हैं, किसी के पास $100 है, किसी का $1,00,000 है, किसी का $1 मिलियन है, किसी का $50 मिलियन है, लेकिन वो अरबों डॉलर किसी के पास भी नहीं है। मेरी बात समझ गए? तो ये बेचारे, ये टीम जो है, इसमें बंदे तो बहुत हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन इन सारे लोगों का जो पैसा है ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में, वो पूरी जो फॉरेक्स की मार्केट में जो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, इस्तेमाल होना है, उसका शायद 20 से 30% बनता है जी, 20 से 30% पैसा। ठीक हो गया जी? ये दो टीमों के दरमियान मैच है जी। फॉरेक्स ट्रेडिंग किस चीज का नाम है? स्मार्ट मनी और रिटेलर्स के दरमियान मुकाबले का नाम फॉरेक्स ट्रेडिंग है। अब मुझे आप बताएं कि किसी भी चीज की फॉरेक्स में जो कीमत है उसको कौन कंट्रोल करेगा? जिसके पास पैसा ज्यादा है, क्योंकि कीमत अगर ऊपर लेके जानी है तो बाय के ऑर्डर ज्यादा डाल दें तो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही है ना, डिमांड क्रिएट कर दें ना, डिमांड ज्यादा हो कर दें। और अगर कीमत आपने नीचे गिरानी है किसी भी चीज की पूरी दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो उसमें सेल के ऑर्डर ज्यादा डाल दें। तो ये बाय के ऑर्डर ज्यादा या सेल के ऑर्डर ज्यादा कौन डाल सकता है? ये स्मार्ट मनी। क्यों? इनके पास पैसा ही बहुत ज्यादा है। तो फॉरेक्स में क्या इन लोगों को नुकसान हो सकता है? याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर स्मार्ट मनी जो टीम है ना, ये कभी भी नहीं हार सकती, कभी भी हार नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। हारने का मतलब क्या है? कि जब मैच होता है क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, कोई भी मैच, एक टीम जीतती है जब नतीजा निकलता है, और एक टीम हारती है। ऐसा ही है, हमें मैच से पहले नहीं पता होता कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं ना, जो जीतते हैं, वो ये पहली टीम जीतती है जी। इसकी किस्मत में सिवाय जीत के और हार है ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना है। वो जब चाहे मार्केट को, किसी भी पेयर को, किसी भी चीज की कीमत को घुमा देते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ये बात समझ लग गई? तो अब जो लूजर होता है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जो 99% या 98% से ज्यादा जो बेचारे नुकसान करते हैं, वो ये टीम है जी, ये नीचे वाली, मेरी और आप वाली टीम। मेरी बात समझ गए? तो हमें फिर, हमारी कामयाबी का एक ही तरीका है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारी कामयाबी का सिर्फ एक तरीका है कि जिस तरफ ये टीम ट्रेड लगाए ना, अगर ये लगा रही है बाय की किसी भी पेयर में, हमें अगर पता चल जाए कि इन्होंने बाय की ट्रेड लगा दी है, तो हमें भी बाय की ही लगानी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये टीम ने ज्यादा ऑर्डर लगा दिए हैं सेल के एक पेयर में, किसी एक पेयर में, अगर हमें पता चल जाए कि हाँ, ये तो स्मार्ट मनी वालों ने, बड़े पैसे वालों ने तो ऑर्डर लगा दिए बाय के, तो मार्केट ने तो उधर ही जाना है जिधर ये इंटर हुए हैं।
ट्रेड, जिस साइड की ट्रेड इन्होंने ली है, अगर हमें ये पता चल जाए कि स्मार्ट मनी ने किस जगह पे कौन सी ट्रेड लेनी है या ले ली है, तो अगर हम उन्हीं की सिमत में ट्रेड ले लें तो हम इन बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो जो लोग हमारे ग्रुप में से जो लोग बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं या कामयाब हैं दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उनका एक ही असूल है कामयाबी का, क्या? कि वो स्मार्ट मनी की ट्रेड के साथ मिल जाते हैं। ये बात क्लियर होगी जी, मैंने काफी डिटेल में बता दिया है। तो याद रखें कि ये जो कंपनियां है ना स्मार्ट मनी वाली, ठीक है, ये खुद ट्रेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये खरबों डॉलर इनके पास पैसा है, अरबों डॉलर, तो ये खुद तो ट्रेड नहीं करेंगे ना। ये पूरी दुनिया के जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं, छांटी के, चुन के, ठीक है, फिल्टर करके, ठीक है, ये उनको हायर करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा डेली का इतना टारगेट है प्रॉफिट का, इतना आप नुकसान भी कर सकते हो और इतना आप प्रॉफिट भी कर सकते हो, लेकिन आपने सही नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेनी है, सही जगह से ट्रेड लेनी है। मेरी बात समझ गए? तो ये ग्रुप ट्रेड थोड़ी लेता है, हर वक्त ट्रेड नहीं लेता, ठीक है, बहुत कम ट्रेड लेता है, लेकिन जिस जगह से लेता है वॉल्यूम बहुत बड़ा डालता है और वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बना लेता है। यानी हो सकता है कि वो पूरे एक दिन का या एक हफ्ते का टारगेट एक ट्रेड लें और उसी से पूरा कर लें, वो तो पूरा हफ्ता ट्रेड ही ना करें या पूरा दिन ट्रेड ही ना करें, एक ही ट्रेड काफी है उनके लिए, ठीक है। तो हमें वो ट्रेड करते हैं जी सप्लाई और डिमांड जोन्स के ऊपर। तो जो स्मार्ट मनी है ना, याद रखने वाली बात है, ये मैंने इतना बड़ा जो लेक्चर आपको दिया है वो इसलिए दिया है कि आपको ये समझ लगे कि ये जो स्मार्ट मनी ट्रेड लगाता है ना, स्मार्ट मनी ये लगाता है सप्लाई और डिमांड का जो जोन होता है वहां पे, डिमांड जोन्स के ऊपर। सप्लाई के ऊपर ये सेल की ट्रेड लगाते हैं और डिमांड जोन के ऊपर ये बाय की ट्रेड लगाते हैं। बस इतनी सी बात है, ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा दूं। आज सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, कल हम इस कंसेप्ट को चार्ट के ऊपर बाकायदा, कल से सर जी मुराद आपकी अगले आवाज ब्रेक हो रही है। जी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल में तो आवाज ठीक आ रही है मेरी, मैं तो वाईफाई में बैठा। बिल्कुल ठीक है आवाज। जी सर हो रही है ना, क्लियर नहीं हो। नहीं, बाकी दोस्तों को क्लियर आवाज आ रही है? कोई बोलेगा या सबको आवाज जी क्लियर सर नहीं आ रही? बिल्कुल। जी भाई, जी सर आपकी आवाज ठीक आ रही है अब। कुछ ठीक आ रही, बीच में कभी कभी थोड़ा करती है जी मसला, बाकी ठीक आ रही है। मेरी तरफ से क्लियर है क्योंकि मैं तो दुबई में हूँ, यहाँ पे तो वाईफाई की स्पीड ही बहुत ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में आपकी तरफ फिर कोई प्रॉब्लम होगा इंटरनेट का। जी आवाज ठीक आ रही है सर। जी ठीक हो गया, ओके चलें जी। आगे चलते हैं जी। आज मैं अभी आपको बताने लगा हूँ सप्लाई और डिमांड के जो जोन होते हैं वो काम कैसे करते हैं चार्ट के ऊपर। आज मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। अगला जो हमारा सेशन होगा पूरा, ठीक है, उसमें हम ये जो आज हम समझेंगे चार्ट वाइट पेपर के ऊपर, इसको हम फिर लाइव चार्ट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो याद रखने वाली बात है कि चार्ट के ऊपर तीन तरह की कैंडल्स मूव करती हैं जी। एक कैंडल की जो लहर होती है, वेव होती है, कुछ इस तरीके से चलेगी, ठीक है। ऐसी कैंडल कि जो यहां से शुरू हुई, ये एक कैंडल ऊपर गई ग्रीन कलर की, फिर एक ऊपर गई, ठीक है, फिर एक ऊपर गई। तो अब ये दो तीन या चार कैंडल्स हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रही है कि ये कैंडल यहां से शुरू हुई इधर गई, ये यहां से शुरू हुई इधर गई, यहां से शुरू हुई इधर गई, यहां से शुरू हुई इधर गई। तो ये बता रही है कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइस ऊपर जा रही है। ये सारी कैंडल्स जो हैं ये क्या बता रही है कि कीमत जो है ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो इसको कैंडल्स के
आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल ऊपर जाने को हम कहते हैं कि ये रैली कर रही हैं। कैंडल्स क्या कर रही हैं जी? कैंडल्स आर रैलिंग। रैलिंग जिसे लफ्ज होता है ना, रैली करना, रैली, रैली करना। रैली करने का मतलब होता है, ये फौजियों की जुबान का लफ्ज है, ठीक है। रैली करना कहते हैं एडवांस करने को, ऊपर जाने को, ठीक है, आगे बढ़ने को। यानी फॉरेक्स की जुबान में ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो इसी तरीके से फॉरेक्स में कुछ कैंडल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं रैली करने वाली कैंडल्स। रैली कैंडल्स जो नीचे से, ऐसी कैंडल्स जो नीचे से ऊपर जाती हैं, ऐसी कैंडल्स जो ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है जी, ग्रीन कलर्स की होती हैं, ठीक है जी। सिंपल, आगे चलते हैं। दूसरी कैंडल एक होती है जिसे हम कहते हैं कि जो नीचे गिर रही होती हैं, रेड कैंडल्स, ठीक है। उसे अब नाम दे दें ड्रॉप कैंडल्स। गिरने वाली, नीचे गिरने वाली कैंडल, जिन्हें हम ड्रॉप कैंडल्स कहते हैं। ड्रॉप कैंडल्स कौन सी? ऐसी कैंडल्स जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं। तो इनका कलर कौन सा होता है? रेड कलर की होती है, जाहिर सी बात है, ये रेड कलर की कैंडल्स, ठीक है जी। और एक तीसरी कैंडल होती है, ठीक है, टाइप ऑफ कैंडल्स की बात कर रहे हैं, वो होती है जो कंफ्यूजन वाली कैंडल होती है, कंफ्यूज्ड कैंडल। एक कैंडल भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कि जो जिसकी शक्ल, जो वो कैंडल जब क्लोज होती है ना, तो ऐसा लगता है कि इसमें 50-50 सिचुएशन है, 50% ये ऊपर गई है, 50% नीचे आई है, ठीक हो गया जी। तो ऐसी कैंडल्स को, कंफ्यूज जो कैंडल्स होती हैं, इसका एक मखसूस नाम है, इसको हम कहते हैं बेस कैंडल्स। बेस बनाने वाली, बुनियाद बनाने वाली बेस कैंडल। एक कैंडल भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो फॉरेक्स के चार्ट में आपको अमूमन ये 3 तरह की कैंडल्स नजर आएंगी किसी भी चार्ट में, ठीक है। चार्ट किसी भी पेयर का होगा कि कुछ कैंडल्स आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही होंगी, यानी रैली कर रही होंगी ग्रीन कलर की। कुछ कैंडल्स फिर ऊपर जाते हुए बीच में रुकेंगी, ठीक है, वो एक बेस बनाएंगी, ठीक है जी। ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। और कुछ कैंडल्स आपको नीचे गिरती हुई मुसलसल नजर आएंगी कि ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस सीधी नजर आएगी, जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा आगे यहाँ पे मिसालें आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे, ये नीचे से कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, यहाँ से एक कैंडल, दूसरी कैंडल, ठीक है, तीसरी कैंडल, ये ऊपर गई। ये है रैली की है इन कैंडल्स ने। ये कैंडल्स की तादाद 3-4 भी हो सकती हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये रैली की है इन्होंने, ठीक है, कैंडल्स ने। फिर ऊपर जाते जाते कुछ कैंडल्स यहाँ पे रुक जाएंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनेंगी, ये इस तरीके से, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। अब देखें, ये ना कैंडल्स ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ठीक है। ये अब यहां से, इस जगह से यहां तक तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये कैंडल्स नीचे से ऊपर गई हैं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर गई हैं ये कैंडल्स, यहां से देखें साफ पता चल रहा है ये। लेकिन ये वाली जो जगह है ना, इसमें यहां से लेके
इसमें ना ये ऊपर गई है ना नीचे गई है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक ही जगह के ऊपर बस एक कदम आगे एक कदम नीचे पीछे इस तरह से हुई हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अब यहां से अगर ये कैंडल इस तरीके से जाना नीचे शुरू हो जाए तो ये भी साफ पता चल रहा है कि इस जगह से यानी यहां से लेके और यहां तक ये कैंडल्स नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी ड्रॉप हो रही है प्राइस, नीचे की तरफ प्राइस गिर रही है। सिंपल समझ आ रही है हमें बात की? ठीक होगी जी बात, यहां तक तो मेरे ख्याल में सब दोस्तों को बात समझ आ गई होगी। ओके, ये तो अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि यहां से लेके यहां तक ये कैंडल ने की है रैली, और यहां से लेके यहां तक कैंडल्स ने बनाया है बेस, BASE, बेस, रेस्ट किया है, यानी कि बेस का मतलब होता है रेस्ट करना। और यहां से यहां तक कैंडल्स हुई हैं ड्रॉप। ठीक हो गया जी। अच्छा, याद रखें कि जो जो कैंडल मूव करती है ना, ठीक है, कैंडल्स जितने भी तरीकों से चार्ट के ऊपर मूव करती हैं, ठीक है, रैली बना के, ठीक है, मोमेंट क्या कहते हैं, जो मूव करती है कैंडल्स, ठीक है, वो चार मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं मूव करने के। कैंडल्स कितने पैटर्न्स के तहत मूव करती हैं? चार मुख्तलिफ पैटर्न्स के तहत मूव करती हैं जी। मैं आगे लिखता हूं वो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये क्या सीख रहे हैं हम? सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या होते हैं, ठीक है, वो चार्ट के ऊपर बनाते कैसे हैं, ताकि हम जबरदस्त किस्म की बाय की और जबरदस्त किस्म की सेल की ट्रेड ले सकें, ठीक है, ये हम वो सीख रहे हैं। तो चार किस्म के पैटर्न्स चार्ट के ऊपर, चार्ट में कोई किसी भी चार्ट हो में कैंडल्स इन चार पैटर्न्स पर चलती हैं जी। पैटर्न्स यानी तरीकों से, चार शक्लों में पैटर्न्स पर चलती हैं। पांचवा कोई पैटर्न नहीं है जी। वो चार पैटर्न कौन कौन से होते हैं? देखिए कि पहला पैटर्न मैं लिखता हूं यहां पे, रैली, बेस, और ड्रॉप। शक्ल बनाए, एक तो पैटर्न ये है, चले मैं पहले पूरे नाम लिख दूं, ठीक है जी। दूसरा तीसरा और चौथा, ये चार पैटर्न है। रैली दूसरा पैटर्न, फिर उसने बनाई बेस, और उसके बाद उसने करी वापस ऊपर चलेगी वेव, यानी रैली कर दी। तीसरा पैटर्न क्या होगा? ड्रॉप, ऊपर से नीचे आई, फिर बनाई बीच में बेस, और फिर होगी दोबारा ड्रॉप। और चौथा पैटर्न होगा ड्रॉप, फिर बनाई बेस, और उसके बाद बेस बनाने के बाद शुरू कर दी रैली। बस ये चार पैटर्न है जी।
इनको आप इस तरह से नाम दे सकते हैं आसान अल्फाज में, ये 4 पैटर्न्स को। रेली बेस, रेली को आर कह लें, बेस को बी कह लें, ड्रॉप को डी कह लें। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आर बी डी पैटर्न शॉर्ट में, रेली बेस ड्रॉप। ठीक है, दूसरा है रेली बेस रेली, आर बी आर, शॉर्ट में ये पैटर्न का नाम बन गया। तीसरा है ड्रॉप बेस ड्रॉप, यानी डी बी डी, ये पैटर्न बन गया डी बी और डी। अच्छा, जिन दोस्तों को इंग्लिश नहीं समझ आती, आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ सुनना है अभी, ठीक है। और आगे आपको जब मैं बताऊंगा आपको भी ये सही समझ आ जाएगी कि ये होता क्या है बेसिकली। तो लेकिन ये क्योंकि बताना जरूरी है, जिन दोस्तों को समझ आए, ताकि वो उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इसी तरीके से आखिरी जो पैटर्न बनेगा वो ड्रॉप बेस रेली, यानी कि डी ड्रॉप हो गया, बी और आर, ये 4 पैटर्न होते हैं जी। ठीक है, इन 4 मुख्तलिफ शक्लें बना के कैंडल्स मूव करती हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पे शक्लें बनाने लगा हूं। ये जो है ना, ये वाली किस तरीके से शक्ल बनेगी कैंडल्स की मूवमेंट की, अब चारों के ये देखिए इस तरीके से होगा कुछ। ये पहला है जी रेली। रेली का मतलब क्या है, नीचे से कैंडल्स ऊपर गई, यहां से एक कैंडल, ठीक है, दूसरी कैंडल, ग्रीन कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, कम ज्यादा हो सकती हैं। ये रैली हुई, रैली के बाद इसने बेस बनाई। बेस का मतलब है कि कैंडल्स रुकी, कुछ रेड बनी, कुछ ग्रीन बनी, लेकिन सारी कुछ कैंडल जो थी वो कंफ्यूजन वाली कैंडल्स थी। ठीक है, किसी की शक्ल कुछ इस तरीके से थी, ठीक है, किसी की शक्ल कुछ इस तरीके से थी। बेस बनाने वाली जो कैंडल्स होती हैं, कुछ कैंडल्स जो थी वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये क्या बन रहा है, बेसिकली ये बेस बन रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि ड्रॉप, उसके बाद क्लियर कट प्राइस नीचे चली गई। ये देखें, ये पैटर्न कौन सा चला है, यहाँ पे नजर आ रहा है साफ कि पहले प्राइस नीचे से ऊपर गई थी, फिर यहाँ पे प्राइस रुकी है, और फिर यहां से प्राइस नीचे गिरी है। यानी जब नीचे से ऊपर जा रही थी तो रैली की प्राइस ने, एडवांस किया, ऊपर गई। उसके बाद यहाँ पे प्राइस जब रुकी तो इसने बेस बनाया, और उसके बाद प्राइस जब नीचे गिरी तो इसे हम कहेंगे कि प्राइस ड्रॉप हुई। ठीक है जी, ये पैटर्न बन गया, इसको कहते हैं रैली बेस, कि पहले प्राइस ऊपर गई, रैली की, फिर उसने रुकी, बीच में बेस बनाया, और उसके बाद प्राइस ड्रॉप हो गई, नीचे गिर गई। ये है पैटर्न रैली बेस ड्रॉप का। चार्ट पे इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से अगली शक्ल रैली बेस रैली की किस तरह से बनेगी, सिंपल, कि रैली हुई, पहले नीचे से प्राइस ऊपर गई, कैंडल्स यानी कि ग्रीन बनी, इस तरीके से रैली हो गई। आगे बेस बना जी, बेस इस तरीके से बना, कुछ कैंडल्स इस तरीके से रेड वाली और कुछ ग्रीन वाली इस तरीके से यहाँ पे, लेकिन वो कैंडल्स ऐसी बनी, ना प्राइस ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी। ये देखें, बेस बन गई है यहाँ पे। उसके बाद रैली, यानी यहां से फिर क्या हुआ कि कैंडल्स ने यहां से एकदम से ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये देखें, ये नीचे से भी रैली हुई, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में बेस बना था, थोड़ी देर के लिए कैंडल्स रुकी थी, उसके बाद फिर यहाँ से इन्होंने रैली करना शुरू कर दी। तो ये यहाँ पे भी रैली है शुरू में, और बेस बनाने के बाद भी रैली है, यानी कि नीचे से ऊपर ही गई है, और सेंटर में उन्होंने बेस बनाया था, ये रुकी थी, रेस्ट किया था थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब इस पैटर्न को कहते हैं रैली बेस रैली। पहले रैली हुई, नीचे से ऊपर गई कैंडल्स, रास्ते में रुकी थोड़ी देर के लिए या थोड़ी ज्यादा देर के लिए, उसके बाद फिर नीचे ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से ड्रॉप बेस ड्रॉप के ऊपर से प्राइस नीचे आई थी,
ड्रॉप हुई थी कुछ इस तरीके से, नीचे गिरते हुए बीच में कैंडल्स रुकी, ठीक है जी, और उन कैंडल्स को देख के ऐसा लगा कि ये तो ना प्राइस ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, देखिए ये बेस बन गया है, रुक गई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा से कैंडल ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। अब देखें ये ऊपर से नीचे गिरी, यानी ड्रॉप हुई है प्राइस, ठीक है, ये नीचे जा रही है प्राइस, ड्रॉप। और यहाँ पे ये देखें थोड़ी देर के लिए बेस बना था, ठीक है, स्टे किया, रेस्ट किया, ये बेस है। और उसके बाद फिर यहां से देखें ड्रॉप, नीचे प्राइस गिरना शुरू हो गई है, ठीक है। पहले भी ड्रॉप थी, ऊपर से नीचे जा रही थी, रुकने के बाद, स्टे करने के बाद, बेस बनाने के बाद फिर ड्रॉप होगी, तो ये पैटर्न बन गया ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। और आखिरी जो पैटर्न वो क्या कि प्राइस ऊपर से नीचे गिरी, ठीक है, ये गिरी थी नीचे, ड्रॉप हुई, इसने फिर रुक के यहाँ पे बेस बनाया, ठीक है जी, कंफ्यूजन वाली कैंडल्स बनी कुछ इस तरीके से, छोटी कुछ बड़ी। उन कैंडल्स को देख के पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, रुक गई है, तो ये बन गया यहाँ पे बेस, ठीक है जी। और इसके बाद क्या, प्राइस ने की रैली, यानी वापस ऊपर स्पीड लगा दी है, ये पैटर्न हमारा हो गया ड्रॉप, रैली और ये बेस। ये तो हो गया सिंपल इसकी कंसेप्ट, ठीक है जी। अब आगे आते हैं कि ये ज़ाहिर है इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, वरना ये वीडियो तो आपको रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, ठीक है। इसको देख के एक दो दफा तो आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ आ जाएगी। अब याद रखने वाली बात ये है कि ये जो होते हैं ना स्मार्ट मनी ज्यादातर, आपको पता है जब हम ट्रेड लगाते हैं, आप MT5 के ऊपर ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, तो आप जहां से, जिस जगह से आपका दिल करता है कि यहां से आपको बाय ट्रेड लेनी चाहिए, तो आप बटन बाय का दबाते हैं, तो फौरन ट्रेड लग जाती है। जैसे ही आपने बाय का बटन दबाया, ऊपर लॉट का साइज लिखा, ठीक है, बटन दबाया, तो वो ट्रेड फौरन एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी कि ट्रेड लग गई, आपकी ट्रेड चलना शुरू हो गई, एक्टिव हो गई है ट्रेड। इस तरह की ट्रेड को कहते हैं इंस्टेंट ट्रेड, फौरी ट्रेड, ठीक है, बाय की या सेल की फौरन लग जाती है जैसे ही आप बाय या सेल का बटन दबाते हैं। तो ये जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो ज्यादातर, ठीक है, वो इस तरह के ट्रेड लगाते हैं, वो इंस्टेंट छोटे ट्रेडर जो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो ज्यादातर इस तरह के फौरी ट्रेड ऑर्डर नहीं लगाते, वो लगाते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। कौन से ऑर्डर? पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स वो प्लेस कर देते हैं, मखसूस जगहों के ऊपर ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी ट्रेड जैसे ही वो अभी नहीं लगेगी। मिसाल के तौर पे अभी मैंने बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगाया, ठीक है, लेकिन ट्रेड अभी चलना नहीं शुरू करेगी जब कैंडल्स उस खास जोन पे पहुंचेगी, जहां जिस जगह पे मैंने अपना बाय का या सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगाया है, तो उस मेरे ऑर्डर को कैंडल हिट करेगी। अगर उसने हिट किया तो मेरा ऑर्डर खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा, चाहे मैं उस वक्त मैं देख रहा हूं मेरा मोबाइल या लैपटॉप नेट से कनेक्टेड है या नहीं है, हो सकता है मैं सोया हुआ हूं गहरी नींद में, ठीक है ना, तो वो ऑर्डर खुद ब खुद लग जाना है मेरा। तो मैंने उसके ऊपर अपनी TP/SL लगाया हुआ है कि कितने प्रॉफिट में ये ट्रेड कहाँ पे जाके कट जाए और कितने नुकसान में जाके ये ट्रेड खुद ब खुद कट जाए, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है कि जो स्मार्ट मनी जो पेंडिंग ऑर्डर लगाती है ना, वो लगाती है सप्लाई या डिमांड जोन के ऊपर। पेंडिंग ऑर्डर कहां पे लगाए जाते हैं? या तो लगाए सेल के ऑर्डर लगाए जाते हैं सप्लाई जोन के ऊपर,
सप्लाई जोन का मतलब वहां पे सेल के पेंडिंग ऑर्डर लगाए जाते हैं, सेल के पेंडिंग ऑर्डर। और जो बाय के जो ऑर्डर होते हैं वो लगाए जाते हैं डिमांड जोन में। डिमांड जोन में लगाए जाते हैं बाय के ऑर्डर, बाय के पेंडिंग ऑर्डर्स। अच्छा, तकरीबन 70 से 80% चांसेस होते हैं जी, किस चीज के, कि मिसाल के तौर पे आपने एक ये डिमांड जोन बनाया हुआ है बड़ा, अच्छा ठीक है, ये डिमांड जोन है ये वाला, मिसाल के तौर पे ये एक ब्लॉक बनाया हुआ है आपने लेवल, ये क्या है, मिसाल के तौर पे ये डिमांड जोन है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बाय के बहुत बड़े बड़े पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, बाय पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े, यानी कि वो आप समझ लें कि अरबों डॉलर रुपए के बाय के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं यहाँ पे। स्मार्ट मनी ना लगाने हैं ना, तो उनके पास पैसे का तो मसला नहीं है। अच्छा, ये ऊपर से देखें कैंडल्स यहां से गिरी, नीचे गिर रही है, नीचे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता खेलती हुई किसी भी चीज की प्राइस, तो ज्यादा चांसेस होते हैं, 70 से 80% चांसेस होते हैं कि अच्छा ये ऊपर से जब कैंडल नीचे आ रही है तो क्यों नीचे आ रही है, इसमें सेल के ऑर्डर ज्यादा लगे हुए हैं कि बाय के ऑर्डर ज्यादा लगे हुए हैं। अगर ऊपर से प्राइस नीचे गिर रही है तो जाहिर सी बात है सेल के ऑर्डर ज्यादा लगे हुए हैं, बाय के ऑर्डर कम है। लेकिन 70 से 80% चांसेस होते हैं, बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा, कि जैसे ही ये कैंडल ने डिमांड जोन को टच करना है ना यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे बाय के, अगर हमें क्या पता कि वो ऑर्डर कितने ज्यादा पड़े हुए हैं बाय के पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फर्ज करें कि 1 मिलियन यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है, इसमें इसमें जब ये नीचे आ रही है प्राइस 1 मिलियन, ठीक है, लॉट का, स्टैंडर्ड लॉट की बात कर रहा हूं, ये सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। और जब ये यहाँ पे पहुंची, इसने डिमांड जोन में, यहाँ पे पड़े हुए थे 10 मिलियन के, इस जगह पे 10 मिलियन के पड़े हुए हैं जी बाय के ऑर्डर। तो मुझे बताएं कि जैसे ही इसने एक इस लाइन को टच करना है, ठीक है ना, डिमांड जोन को, जहां पे 10 मिलियन के पड़े हुए हैं बाय के ऑर्डर, तो इसने जैसे ही 1 मिलियन से थोड़े से ज्यादा ऑर्डर उठाने हैं ना यहाँ पे, इसने एकदम से शूट मारनी है ऐसे ऊपर, क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना, सेलर कम हो गए, बाय के ऑर्डर ज्यादा हो गए। तो ये याद रखने वाली बात है कि अगर आपकी थोड़ी सी ग्रिप अच्छी बन जाए इस टॉपिक के ऊपर, कि ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनाने का सही तरीका हमें पता चल जाए और हमारी ग्रिप बन जाए, तो फिर याद रखिएगा कि जो अच्छे डिमांड और सप्लाई जोन होंगे वहां पे आपकी कामयाब ट्रेड्स की परसेंटेज कम से कम ये होती है जी, जो आपकी विनिंग रेशो होती है ना, सक्सेस रेशो होती है, वो ये होती है 70 से 80% आराम से आपका फिर ये ट्रेडें प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह ये होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसी तरीके से आपने एक बनाया, ये सप्लाई का जोन है यहाँ पे, ठीक है, ये जोन एक है सप्लाई का, यानी क्या है कि यहाँ पे सेल के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, हमें नहीं पता कितने पड़े हुए हैं, ठीक है। अब प्राइस जा रही है नीचे से ऊपर, आराम से टहलती हुई कैंडल्स कभी इस तरह से खेलते वो कूदते, ठीक है। जैसे ही इसने यहाँ पे टच करना है, हो सकता है ये नीचे वाली जो तय है यहाँ पे टच करने से ही इतने ज्यादा एक्टिव हो जाए ऑर्डर, ठीक है ना, सेल के, कि वो बायर कम हो जाएंगे और सेलर ज्यादा हो जाएंगे, तो इसने प्राइस ने फिर यहाँ से एकदम से डुबकी लगानी है नीचे ऐसे, ठीक है, आप परेशान हो जाएंगे। वजह यह है कि यहाँ से सेल के ऑर्डर बहुत ज्यादा पड़े हुए थे, एकदम से एक्टिवेट हुए, और वो मेजॉरिटी इतनी होगी सेलर की कि प्राइस नीचे गिर गई। मेरी बात समझ गए?
तो अब आगे चलते हैं कि ये सप्लाई और डिमांड जोन बनाते कैसे हैं, हम चार्ट के ऊपर ढूंढने का तरीका क्या होता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ने से पहले वही 4 पैटर्न जहन में रखें, ठीक है ना। कौन से पैटर्न? मिसाल के तौर पे एक हमने आर यानी रैली, बेस और चले पहले ड्रॉप कर लेते हैं। ये पैटर्न सामने रखें, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। तो इसकी कुछ इस तरीके से शक्ल बनेगी कि नीचे से कैंडल्स गई, ग्रीन कैंडल्स, ठीक है जी। फिर यहां पे कैंडल रुकी, ठीक है, कुछ इस तरीके से कैंडल बनी। और पहले मैं एक कैंडल बनाता हूं यहां पे, ठीक है। फर्ज करें एक ही कैंडल रुकी यहां पे, जहां पे बेस बना ना इसका, यहां पे सिर्फ एक कैंडल है, फर्ज कर लें, ठीक है। तो याद रखें, ये चले एक से ज्यादा बनाता हूं फिर आपको आगे बताता हूं। एक से ज्यादा कैंडल्स बनी कुछ इस तरीके से। ओके जी, अब देखें ये हमारा बेस बन गया ना, यहाँ पे बेस हमारा बना है इतने से जगह पे, ठीक है। नीचे से तो प्राइस ऊपर गई थी, सीधी हमें नजर आ रही है कि ये प्राइस ऊपर गई हुई है, रेली हुई है, ठीक है। अब हमने ये जो बेस बना है ना, ये वाली जगह सारी इस पिंक से खाने के अंदर, यहां इस बेस के अंदर हमने बनाना है, ढूंढना है कि या तो यहां पे सप्लाई जोन बना है या यहां पे डिमांड जोन बना है, वो हमने ढूंढना है, ठीक है जी। अब हम कैसे ढूंढेंगे? जोन ढूंढने का तरीका ये सप्लाई का है, और याद रखें कि ये हमेशा बेस के अंदर होता है। जो सप्लाई या डिमांड का जोन जो होता है ना, जो बनता है, वो सिर्फ बेस के अंदर बनता है। और जो बेस वो जगह होती है जहां पे कैंडल्स रुकती हैं, स्टे करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने, मैं यहाँ पे लिखता हूं ताकि सब दोस्तों को समझ आ जाए, उर्दू में लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि बेस का टोटल एरिया मार्क करें। टोटल जो एरिया, जैसे मैंने ये खाना बना दिया पूरा पिंक, ठीक है, टोटल एरिया देखें, ठीक है। दूसरा हमने स्टेप करना होता है कि बेस के अंदर हाँ, क्या कौन सी कैंडल नाम लिखूं? ओके जी, एक ये कैंडल का नाम लिखता हूं, ये देखिएगा, बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल तलाश करें। जैसे आप कहते हैं ना, यार क्यों बोर कर रहा है, बोर करने का मतलब कि बंदा आपको एम खाम खा में वो परेशान कर रहा है या बोर कर रहा है, ठीक है, ये वो बोरिंग कैंडल है। कि इस बेस में आपने ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसको बोरिंग कैंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, बोरिंग कैंडल क्या होती है?
तारीफ बोरिंग कैंडल की कि पहली तारीफ तो ये है कि वो बेस के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो भी कैंडल है बोरिंग, ये बेस के अंदर ही हमने ढूंढनी है, बेस के बाहर नहीं ढूंढनी। ठीक है, बेस के बाहर ये बोरिंग कैंडल नहीं होगी। हर वो कैंडल बेस के अंदर, हर वो कैंडल, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूं, हर वो कैंडल जिस की बॉडी उसके यानी कैंडल के टोटल साइज का 50% या इससे भी कम हो। क्या लिखा है मैंने, ये पढ़े जरा इसको। बोरिंग कैंडल वो कैंडल होती है जो बेस के अंदर होनी चाहिए और जिसकी जो बॉडी है ना, बॉडी, ठीक है, जिस कैंडल की बॉडी, उसका जो टोटल साइज है, टोटल साइज ऑफ कैंडल क्या होता है? टोटल साइज ऑफ कैंडल होता है जी कि एक ये कैंडल बनी, ये देखिएगा, ये यहां से ये ओपन हुई, ये क्लोज हुई, ठीक है, और ये इसका लो पॉइंट है और ये हाई है। तो कैंडल का साइज यहां से शुरू हो रहा है जी और यहां तक ये कैंडल का साइज है। ठीक है, टोटल कैंडल यहां तक है। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखें कि जो कैंडल की बॉडी है ना, ये बॉडी है, ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान का जो पार्ट है, कलर वाला हिस्सा, हर वो कैंडल बेस के अंदर जिसकी बॉडी का साइज, ठीक है, उसके टोटल साइज का कम से कम 50% हो या 50% से भी कम हो। अब देखें, ये जो बॉडी है, ये टोटल साइज का ये 50% भी नहीं है, बल्कि 50% से भी कम है, शायद 20-30% है या 35% है, तो ये बोरिंग कैंडल कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, एक कैंडल यहां पे इस तरीके की बनेगी, अब देखिएगा कि मिसाल के तौर पे उसकी बॉडी इतनी है और ये लें जी, तो ये भी बोरिंग कैंडल कहलाएगी। क्यों? कि इसका जो टोटल साइज है ना, यहां से लेके यहां तक, तो इसका तकरीबन 50% साइज का जो है वो बॉडी है और 50% जो है वो विक्स है अंदाजन। ठीक है, तो ये भी बोरिंग कैंडल है। और एक कैंडल इस तरीके की बनती है, मिसाल के तौर पे ये इस तरीके से, उसकी बॉडी इतनी है और विक कितनी है। अब देखें, जो बॉडी है वो कैंडल के टोटल साइज से तो 50% से तो बहुत कम है, शायद 5% भी नहीं है या 10% है, ये भी बोरिंग कैंडल है। बड़ा सिंपल असूल है। तो आप सबसे पहले देखें कि ये जो हमने ऊपर बेस बनाया है, इसमें बोरिंग कैंडल कौन सी है। देखें, एक तो ये है जी, है कि नहीं, रेड वाली, इसकी जो बॉडी है इस कैंडल के टोटल साइज से का 50% भी नहीं है, 50% से कम है, शायद 15-20% होगी, 30% होगी, 40% होगी। ठीक है, क्या ये रेड वाली बोरिंग कैंडल है? ये वाली नहीं है जी। क्यों? इसकी बॉडी बड़ी लग रही है, ठीक है, उसकी विक से। तो क्या ये वाली बोरिंग कैंडल है? ये वाली नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी तो है ही सारी बॉडी बॉडी। ठीक है, तो इसका तो विक है ही नहीं है। अगली ये कैंडल है ग्रीन वाली, क्या ये बोरिंग कैंडल है? बिल्कुल है जी, बोरिंग कैंडल। क्यों? हमारी इस तारीफ के ऊपर पूरी उतर रही है कि इसकी बॉडी टोटल साइज का 50% या 50% से कम है। ठीक है जी, ये अगली भी बोरिंग कैंडल है जी। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, लेकिन हमने डिमांड या सप्लाई का जोन बनाने के लिए सिर्फ एक बोरिंग कैंडल को सिलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? डिमांड या सप्लाई का जोन बनाने के लिए बेस के अंदर हमने एक बोरिंग कैंडल को सिलेक्ट करना होता है। तो यहां पे तो कितनी बोरिंग कैंडल है बेस में? 1, 2, 3 बोरिंग कैंडल्स आ गई हैं हमारे सामने। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे इन
3 बोरिंग कैंडल्स में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोरिंग कैंडल कौन सी है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे अपना जोन बनाने के लिए। वो जोन सप्लाई का भी हो सकता है, वो जोन डिमांड का भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात कि इन 3 बोरिंग कैंडल्स में से हम उस बोरिंग कैंडल को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे काम की होगी, कि जिसके बाद एक मोमेंटम कैंडल हमें मिले, जिसके फौरन बाद मोमेंटम कैंडल मिले। अच्छा, ये मोमेंटम कैंडल क्या होती है? देखिए, मोमेंटम कैंडल वो होती है कि जो या तो इस तरह की कैंडल हो कोई, ये देखिएगा, ये क्या इसकी शक्ल कैंडल की क्या बता रही है कि ये तो बायर एक वन साइडेड मूवमेंट जिसकी ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं बड़ी साइज की कैंडल हो जिसकी वन साइडेड मूवमेंट हो। ठीक है जी, क्लियर कट। या इस तरह की कैंडल है मिसाल के तौर पे, ये इस कैंडल की शक्ल भी क्या बता रही है कि इसमें भी बायर बहुत ज्यादा है, मोमेंटम कैंडल है। ठीक है, या इससे मिलती जुलती शक्लें हैं, बड़ी कैंडल्स लेकिन वन साइडेड स्टोरी वाली, जिसको देख के ही पता चल जाए कि इसमें बायर या सेलर बहुत ज्यादा इंटर हो गए। ठीक है जी। लेकिन ये जो मोमेंटम कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है? मोमेंटम, बाय के मोमेंटम वाली कैंडल। ये भी कौन सी है? बाय के मोमेंटम वाली कैंडल। ठीक है, जिसकी बॉडी ग्रीन भी है और बड़ी भी है। ठीक है ना? तो बोरिंग कैंडल नहीं है ये। ठीक है, बोरिंग कैंडल वो जिसका साइज से 50% बॉडी हो या उससे कम हो। ठीक है, तो अच्छा, या फिर इस तरह से हो सकती है, अब एक कैंडल है, देखें ये इस तरीके से, ये क्लोज होगी तो शक्ल बनेगी ना इसकी। एक कैंडल क्लोज होगी तो हमें पता चलेगा कि इसकी ये कौन सी कैंडल है, मोमेंटम कैंडल है कि ये देखें सेल के मोमेंटम वाली कैंडल है। ठीक है, या इस तरह से शक्ल हो सकती है, मतलब मुख्तलिफ शक्लें हो जाती है ना इन मोमेंटम कैंडल हर वो कैंडल होती है जिसका साइज बड़ा हो, बॉडी बड़ी हो, जिसको देख के हर बंदा ये बता सके कि हाँ जी, इस कैंडल में बायर बहुत ज्यादा इंटर हुए हुए हैं या सेलर बहुत ज्यादा कंट्रोल में थे, हावी थे। ठीक है, तो अब इस बेस के अंदर मुझे बताएं कि मोमेंटम कैंडल से पहले मोमेंटम कैंडल कौन सी है? यहां पे मैंने सिर्फ ये एक बनाई है, ये वाली, ये देखें। तो ये कौन से मोमेंटम वाली कैंडल है? सेल के नीचे जा रही है ना, रेड कलर की है। और इससे पहले ये वाली फिर हमने सेलेक्ट कर लेनी है, बोरिंग कैंडल। बात क्लियर हुई जी कुछ? अब मैं क्या करूंगा कि ये वाली चीज जो है ना अगले पेज पे लेके जाने लगा हूं। इस चीज को ये बेस आगे बनाता हूं और उसमें सिर्फ ये 2 कैंडल्स बनाता हूं, ये वाली। ठीक है जी, या चलें यहां पे बनाता हूं इसको, ये इधर सामने ही ताकि नजर आए। अच्छा, ये कुछ कैंडल्स की शक्लें ये बनी हुई थी इस तरह की। एक ये बोरिंग कैंडल है और उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल है ये। तो इसमें मैंने सिलेक्ट की ये वाली बोरिंग कैंडल, काफी सारी 3 थी ना, 3 में से मैंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसके बाद फौरन बाद एक बड़ी मोमेंटम कैंडल है। तो मेरी ये बोरिंग कैंडल हो गई। और मैंने देखना है कि मोमेंटम जो कैंडल है वो बाय की है या सेल की है? सेल की है। अगर मोमेंटम कैंडल सेल की है तो एक बात तो तय है कि यहां पे सेल का जोन बनेगा, यानी सप्लाई का जोन बनेगा, डिमांड का जोन नहीं बन सकता। तो सप्लाई का जोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये करेंगे, एक लेवल बनाएंगे सीधा, जो शुरू होगा, जो हमारी बोरिंग कैंडल है उसकी जो बॉडी है जहां से शुरू हो रही है, देखें यहां से बॉडी शुरू हो रही है इस जगह से, यहां से लेके
और इसका जो विक का टॉप है ऊपर हाई पॉइंट, यहां तक हम एक सीधा लेवल बनाएंगे और उसको जिधर कैंडल ने चलना है मुस्तकबिल में राइट साइड पे सीधा खींच देंगे। ये लें जी, ये हमारा बन गया है जी मुस्तकबिल के लिए। फर्ज करें अभी अभी ये कैंडल क्लोज हुई थी, मोमेंटम कैंडल अभी अभी क्लोज हुई है। अच्छा, ये 1 मिनट की भी कैंडल हो सकती है, ये चार्ट हो सकता है 5 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 30 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। ये उस ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मिनट के टाइम चार्ट के ऊपर या टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और हर चार्ट के ऊपर आपको सप्लाई और डिमांड जोन बनते हुए नजर आएंगे। ये अलहदा बात है कि आपने शुरू में 1 मिनट और 5 मिनट और 15 मिनट पे देखें जरूर, बनाएं जरूर, लेकिन उसमें ट्रेड नहीं करनी शुरू में, कम से कम 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते। क्यों? क्योंकि आप अभी नए नए हैं। तो जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं ना, छोटे चार्ट 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, ये इसकी सप्लाई जोन या डिमांड जोन भी बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, बड़ी तेजी से टूट जाता है। तो वो नए ट्रेडर उसमें नुकसान ज्यादा कर जाते हैं, फंस जाते हैं वो। ठीक है, तो 30 कम से कम अब 30 मिनट का यूज करें, 30 मिनट का और 1 घंटे का और मैक्सिमम 4 घंटे का बेस्ट है इसके लिए। अच्छा, अब आप देखें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया जी। ये हमने क्या बनाया यहाँ पे, ये हमारा बना है, ये बन गया जी सप्लाई जोन। ठीक है, इसका कलर आप कर दें मिसाल के तौर पे ये इस पूरे डब्बे का ब्लॉक का। इसका मतलब ये है कि अब जब कभी, फिलहाल तो ये कैंडल नीचे जा रही है ना, ये कैंडल फिलहाल नीचे जा रही है, हो सकता है इसके बाद अगली कैंडल यहां से शुरू हो, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है, इसको टक्कर मार के नीचे चली जाएगी। जाने दें आप कैंडल्स को, जिधर जा रही है नीचे जाने दें। आपने ये जोन बना के रख लिया हुआ है, अब आप इसको वॉच करेंगे। अभी आपने ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेड अब कब लेंगे? अब ये जिस तरह से आपने ये सप्लाई जोन बना, आपने बना लिया ना यहाँ पे अपने चार्ट पे, बिल्कुल इसी तरीके से जो ट्रेडर बैठे हुए हैं, जो स्मार्ट मनी के लिए फंड मैनेज करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट ट्रेडर जो होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने भी ये मार्क कर लिया है, जोन बना लिया है जी, ये सप्लाई जोन बन गया है नया। ठीक है, अब उन्होंने अगर कैंडल नीचे चली गई है ना, तो उन्होंने सेल के पेंडिंग ऑर्डर डालने हैं यहाँ पे, ये इस जगह से लेके ये दीवार का निचला हिस्सा जो है, यहां से लेके यहां तक उन्होंने सेल के पेंडिंग ऑर्डर डाल देने हैं। अब जब कभी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, ये वापस कैंडल ऊपर आएगी कहीं से भी, जल्दी भी आ सकती है देर से भी, जब कभी आएगी तो क्या होगा, डिपेंड करता है कि अगर तो इस सप्लाई जोन में ऑर्डर बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, तो बहुत ज्यादा ऑर्डर किस सप्लाई जोन में पड़े हो सकते हैं, जो कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए, कम से कम, या 1 घंटे के चार्ट पे होना चाहिए, या 4 घंटे के चार्ट पे। अगर आप 5 मिनट का जोन बनाएंगे, उस पर बहुत थोड़े ना होने के बराबर होंगे पेंडिंग ऑर्डर। अगर आप 15 मिनट का बनाएंगे, थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप आधे घंटे के बनाएंगे, तो 15 मिनट से तो बहुत ज्यादा होंगे। 1 घंटे का बनाएंगे, फिर तो आपको 80% चांसेस हैं कि वो रिएक्ट करेगा उसको लाजम। तो अब फर्ज करें ये आधे घंटे का, 1 घंटे का या 4 घंटे का चार्ट है, उसके ऊपर आपने बनाया है, तो इसमें ज्यादा चांसेस ये हैं कि जैसे ही इसने इसको टच करना है ना, एकदम से इसने रिएक्ट करना है। यहां से शुरू में ही जो ऑर्डर बड़े बड़े पड़े होंगे इसने उठाना है और यहां से दड़म करके नीचे आना है। हो सकता है फिर वो वापस ऊपर जाए, यहां से दूसरा अटैक करे और थोड़ा सा अंदर तक कैंडल जाए कि अंदर तक यहां तक ऑर्डर उठाए। हो सकता है फिर थोड़ा सा और जाए, यहां तक उठाए। ज्यादा चांसेस हैं फिर इसने नीचे जाना है। मेरी बात समझ गए जी? अब अगले पेज के ऊपर सिंपल इसको इस तरीके से, तो ये कैंडल्स जा रही हैं ऊपर, यहां पे हमारा बन गया बेस, और उसमें हमने आइडेंटिफाई कर ली थी एक कैंडल
जिसको हमने बोरिंग कैंडल का नाम दिया। ये कंफ्यूजन वाली कैंडल है। बोरिंग का मतलब जो ट्रेडर्स को परेशान कर रही है, इसमें 50-50 है, कुछ भी बायर का भी समझ नहीं लग रही और सेलर की भी समझ नहीं लग रही। तो अगर एक से ज्यादा बोरिंग कैंडल्स हैं तो उसमें से हमने सेलेक्ट की वो वाली जिससे अगली कैंडल एक मोमेंटम कैंडल थी। ठीक है जी, एक वन साइडेड कैंडल जिसे कहते हैं, जो क्लियर कट नजर आ रही होती है। ठीक है जी, अब ये मोमेंटम कैंडल हमने बनाई थी रेड कलर की। ठीक है, तो इसमें जो सप्लाई जोन होता है ना, सप्लाई जोन, क्यों सप्लाई जोन बनाएंगे हम यहाँ पे? ये वाली बोरिंग कैंडल के बाद ये जो मोमेंटम कैंडल है, ये रेड कैंडल है बड़ी, तो ये बता रही है कि अब नीचे जाने के चांसेस है अगली कैंडल का, ऐसा ही है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे सप्लाई जोन बनाएंगे फॉर, डिमांड जोन नहीं बनेगा यहाँ पे, वो आगे मैं बताता हूँ। तो सप्लाई जोन बनाने का तरीका क्या होता है कि जो बोरिंग कैंडल है उसकी बॉडी का जो लोअर हिस्सा है यहाँ पे, यहाँ से लेके उस बोरिंग कैंडल का जो पीक होता है टॉप, वहां तक आप मोटाई रखते हैं ब्लॉक की और उसको आगे खींच देते हैं सीधा। ये लें जी, ये आपका बन गया सप्लाई जोन। याद रखने वाली बात है कि कुछ सप्लाई जोन टूटते हैं, उनका फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, कैंडल आएगी नीचे से, यहां से नीचे गई थी इधर, वापस आई और ये यहां से इसको खाएगी, सारे ऑर्डर उठाएगी और थोड़ा सा इसके बाहर जाएगी, यहाँ पे 2 3 4 5 10 15 पिप्स यहाँ पे। ये फेक मूवमेंट है, ये आर्टिफिशियल मूवमेंट होती है ज्यादातर केसेस में। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वो पेंडिंग ऑर्डर भी लगा देते हैं पहले से ही सेल का, और एसएल लगाते हैं ये ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे बिल्कुल नजदीक। नजदीक एसएल नहीं लगाना, कम से कम 10 15 20 पिप्स जो है ना, यहाँ पे ऊपर फासले पे आपने एसएल लगाना है। थोड़ा फासले पे यहाँ पे, अगर ये इस जगह पे अगर पेंडिंग ऑर्डर का लगा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा फासले पे। क्यों? क्योंकि अब जाना इसने नीचे है यहाँ से, लेकिन जब स्मार्ट मनी ने क्या किया, ठीक है, उनकी गेम है ना, उन्होंने देखा कि बेतहाशा लोगों ने यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगाए हुए हैं, उनके पैसे से भी ज्यादा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि वो यहाँ से जब देखेंगे ना कि यहाँ से सारी दुनिया कह रही है कि ये नीचे जाएगी, वो यहाँ से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे और फॉर इंस्टेंट ऑर्डर बाय के डालेंगे यहाँ से। वो यहाँ पे नजदीक नजदीक जितने भी एसएल लगे होंगे ना लोगों के, उनको वो आर्टिफिशियली हिट करवाएंगे। क्योंकि उनका उनका फायदा कब होना है? जब उन्होंने दूसरी टीम के ज्यादातर लोगों को नुकसान करवाना है। तो जिनके एसएल यहाँ पे नजदीक लगे हुए थे, उनका नुकसान हो गया ना, उनकी ट्रेडें तो लॉस में कट गई हैं। तो बचेंगे कौन से पेंडिंग ऑर्डर? जिनके एसएल थोड़े फासले पे होंगे, ठीक है, वो बच जाएंगे। फिर यहां से ये दरम करके ज्यादा चांसेस हैं कि ये इस तरह से जाएगी नीचे, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा निकाल दिया फालतू यहाँ पे उन्होंने। ठीक है, और बाकी जो है सेलर ज्यादा हो गए यहाँ पे। तो इस ये होती है सप्लाई जोन बनाने का तरीका। अब ये बात होगी जी एक सप्लाई जोन बनाने का तरीका, और एक बात ये है डिमांड जोन क्या होगा। जाहिर सी बात है, डिमांड जोन कहाँ पे बनेगा? या तो इस तरह से बनेगा कि ये नीचे देखें, कैंडल नीचे गिरी, ड्रॉप हुई, ठीक है, और यहां पे फिर कैंडल्स रुकी, उन्होंने बेस बनाया कुछ इस तरीके से, फर्ज करें कि एक कैंडल यहां पे कुछ इस तरीके से बनी, मोमेंटम कैंडल। अब देखें यहां पे जो बेस बना है ना, वो ये बना है जी, ये वाला एरिया है बेस का, ऐसा ही है। अब इसमें 3 कैंडल्स है हमारी, या 2 कैंडल्स कह लें, जो जिनको आप बोरिंग कैंडल कह सकते हैं। लेकिन हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है? वो बोरिंग कैंडल जिसके बाद अगली नेक्स्ट कैंडल हाई मोमेंटम की कैंडल है।
तो वो कौन सी है जी? वो ये देखें, ये वाली कैंडल है, ये वाली, ये हमने सेलेक्ट कर ली बोरिंग कैंडल। अच्छा, इससे अगली जो मोमेंटम कैंडल है वो किधर क्लोज हुई है जाके, वो क्या, उसका कलर क्या है बॉडी का? ग्रीन। ग्रीन कलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर ज्यादा है। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हुई, तो इसका मतलब है कि इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि अगली जो कैंडल्स होंगी वो ऊपर जाने के चांसेस हैं। ऐसा ही है। तो अब हम यहाँ पे ये जो मोमेंटम कैंडल का कलर देख के जो हम जोन बनाएंगे वो बायर्स के लिए बनाएंगे, ठीक है ना, जिसे डिमांड जोन कहते हैं। तो डिमांड जोन बनाने का तरीका क्या है कि जो बोरिंग कैंडल की बॉडी का हाई पॉइंट है, देखें हाई पॉइंट यहां पे है इसका, वहां से लेके जो बोरिंग कैंडल का लो पॉइंट है वहां तक आपका ब्लॉक आप बनाएंगे, दीवार बनाएंगे, लेवल बनाएंगे, इसकी मोटाई इतनी होगी, ये देख लें। अब अगर इस बोरिंग कैंडल की ऊपर वाली विक इस तरीके से होती, ठीक है, ये विक ऊपर निकली हुई होती यहां से, तो हमने ऊपर वाली जो विक थी ना उसको छोड़ देना है, उसको कवर नहीं किया हमने, समझ रहे हैं? बल्कि हमने डिमांड जोन में बोरिंग कैंडल का बॉडी का ऊपर वाला हिस्से से लेके और बोरिंग कैंडल का जो लो पॉइंट होता है उस तक ब्लॉक की या लेवल की मोटाई रखनी होती है। तो अब ये हमारा बन गया इतना सारे का सारा डिमांड जोन, ये ब्लॉक, इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ नाम है इन लेवल्स के, ऑर्डर ब्लॉक्स। ये ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें कौन से ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं फ्यूचर के लिए बाय के, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था जो हमने सप्लाई जोन बनाया था, इसको सप्लाई का ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, इसमें जिसमें सेल के ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो अब आप देखें कि यहां से अगली कैंडल हो सकता है यही कैंडल सीधी ऊपर जा रही है, जाने दें जिधर भी जा रही है, लेकिन आपने यहां पे वेट करना है। यहां पे पेंडिंग ऑर्डर भी लगाया जा सकता है इस लेवल में, इस सारे में बाय का, ठीक है। और जब अगर पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा रहे तो इसको वॉच करते रहें, जब ये नीचे आएगी, जब कभी हो सकता है आए ही ना जल्दी जल्दी, लेकिन जब ये नीचे आए ना इधर, तो चांसेस हैं ज्यादा, डिपेंड करता है कि ये कम से कम 30 मिनट का चार्ट होना चाहिए या 1 घंटा या 4 घंटे का, कि इसने यहां से टच करने के बाद या थोड़ा सा अंदर आने के बाद लेवल के अंदर जहां से ऑर्डर ज्यादा उठ गए, मेजॉरिटी होनी है, तो यहां से इसने शूट कर जाना है ऐसे दड़म करके। लें जी, ये हो गया हमारा डिमांड जोन बनाने का तरीका, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने जो सीखा है, मैंने जो पिछले कुछ टाइम में सीखने की इसको कोशिश की है, इसमें 2 तरह के तरीके हैं ये ऑर्डर ब्लॉक या जोन, सप्लाई या डिमांड के जोन बनाने के। एक तो ये तरीका जो मैंने रिफाइंड बता दिया है आपको। दूसरा तरीका क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये एक बना ब्लॉक, बेस बना यहां से ना, ये इतना एरिया है बेस का, इतना मोटा एरिया बेस का बन गया, ठीक है जी। इसमें है बोरिंग कैंडल भी और बहुत सारी, बाज़ औक़ात बेस बहुत बड़ा बन जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो वहां पे जितनी भी कैंडल्स होती है ना, लो हाई, उनके सारे कवर कर लेते हैं, वो पूरा एरिया, उसको वो कलर दे देते हैं, मिसाल के तौर पे लाइट सा, ठीक है ना, कोई भी लाइट सा कलर पूरा दे देते हैं, और उसके अंदर फिर वो एग्जैक्ट जो मैंने तरीका बताया है वो रिफाइंड किस्म का लेवल बना लेते हैं, ठीक है ना, कि वो उसकी मोटाई कितनी है, वो बोरिंग कैंडल और मोमेंटम कैंडल को सामने रख के। तो अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब भी कैंडल आएगी ऊपर से, वो ऊपर वाले लेवल को ही टच करती है और वहां से ही मुड़ जाती है, या नीचे से आई, नीचे वाले लेवल को टच की और वो वापस मुड़ गई, तो यहाँ से वो ऑर्डर ले लेंगे, यहाँ से वो ऑर्डर ले लेंगे।
लेकिन एक बड़ा ऑर्डर वो लेंगे अपने एग्जैक्ट जो रिफाइंड लेवल है अंदर वहां तक पहुंचने का वेट करते हैं। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये मैंने आपको बता दिया जी, आज थ्योरी काफी हो गई है। जैसे आप देखें, मैंने अभी जो ये चार्ट बनाया हुआ था अपना, ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा, तो मैंने भी ये आपको बड़े बड़े जो लेवल नजर आ रहे थे, देखें ये मैंने सेव किया हुआ है, गोल्ड सप्लाई एंड डिमांड 4 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। ये आप देखिएगा, ये जोन बनाए हुए हैं, तो इनकी मोटाई बड़ी होती है, क्योंकि इसकी जो मोटाई रखनी होती है वो हमने अपने अंदाजे से नहीं रखनी होती, हमने वो जो बोरिंग कैंडल है, मोमेंटम कैंडल है, उसको देख के उसके हिसाब से इसकी मोटाई बनती है जोन्स की। ओके, चल आ जाए यार अब। अच्छा, हैरत की बात है, या तो असल में मेरा सुबह से आज ना कुछ 5 बजे से मेरा लैपटॉप ऑन है और मैं हूँ बिजी मामलात में, तो शायद ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, या शायद इसकी इन्वेस्टिंग का कोई प्रॉब्लम आया हुआ है। ये लें जी, आ गया। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये डिमांड जोन बना हुआ है। जब तक ये डिमांड जोन टूटेगा नहीं, उस वक्त तक इसकी रहती है अहमियत। एक दफा ये टूट गया, डिमांड हो या सप्लाई हो, तो बात खत्म, फिर नया बनता है। कल का जो सेशन होगा ना, उसमें अगला सेशन, ठीक है, जो भी जब भी होगा, कोशिश करूंगा कल ही हो। अगर कल ना हुआ तो फिर सैटरडे संडे में सेशन नहीं करता 2 दिन, ठीक है, फिर मंडे को होगा। अगला जो भी सेशन होगा उसमें मैं आपको ये डिमांड और सप्लाई जोन चार्ट पे बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा कि सप्लाई और डिमांड के जोन्स में और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह अगले उसमें आएंगी। तो आज के लिए इतना ही कुछ, कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करें जी, ठीक है। ये देखें, ये मैंने मुख्तलिफ बड़े जोन छोटे जोन बनाए हुए हैं बीच में। अब देखें ये डिमांड जोन कितना बड़ा है, ये नीचे, ठीक है, नीले वाला। और इसके अंदर मैंने अपना एक ये छोटा, ये जो आपको फिरोजी कलर का नजर आ रहा है लेवल, ये बनाया हुआ है किसी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं 5 मिनट पे जाऊं, तो वो वही बोरिंग कैंडल और मोमेंटम कैंडल को सिलेक्ट करके, ठीक है। ये भी टाइम ले रहा है, चले हम तो एक अगले सेशन में इंशाल्लाह फाइन डिटेल में इसमें। तो अभी जी यहाँ तक ही, और अब आप अपने माइक ओपन कर लें, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें आज के सेशन के हवाले से।